हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रैटेजी एंड के। दिस इज संचित एंड आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं श्री राम सेवक शर्मा जी हैं। तो अभी करेंटली ही इज अ प्रिंसिपल इन बीवीएम स्कूल किश्तवाड़। सो सर, आई वेलकम यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी एंड के। सो आई वुड आस्क यू थैंक टू यू। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, मेरा नमस्कार सबको, सभी जो अभी इसको अटेंड कर रहे हैं हमारे इस सेशन को। मैं राम सेवक शर्मा किश्तवाड़ का ही रहने वाला हूँ। मैंने अपना करियर एक स्कूल टीचर से ही शुरू किया था। आदर्श बाल केतन किश्तवाड़ में एक बहुत बड़ा पुराना स्कूल है। मैंने उसमें अध्यापक के नाते अपना हायर सेकेंडरी पास करने के बाद ज्वाइन किया था। फिर आगे पढ़ाई ग्रेजुएशन वगैरह हुई, फिर बीएड वगैरह किया और 1974 में हमने भारतीय विद्या मंदिर स्कूल आरंभ किया किश्तवाड़ में ही, जो अब हायर सेकेंडरी लेवल तक चल रहा है। आरएसएस के साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मैं शुरू से ही रहा हूँ। जब मैं 6th में पढ़ता था तो मैं संघ की शाखा में गया हूँ और फिर भिन्न भिन्न दायित्व यानी पोस्ट पर मैंने काम किया है। मैं जब जिला डोडा एक ही था जिसमें किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा, रामबन वगैरह होता था, उस डिस्ट्रिक्ट डोडा का मैं कार्यवाह रहा हूँ और लगभग 10 साल तक रहा हूँ। लोकल लेवल पर भी जिम्मेवारियां संघ की निभाई हैं और हमारे समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य जो इस जिला में है काफी बड़ा था और शाखाओं की एक अच्छी संख्या हो गई थी सारे एरिया में। और इस तरह से हम संघ के साथ जुड़े हुए हैं, संघ का प्रशिक्षण भी किया है और संघ की बैठकों में बड़े बड़े अधिकारियों का हमें आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है, उनसे मिलना भी हुआ है। अभी तो हम संघ कार्य में एक्टिव नहीं है, परंतु संघ के कार्यक्रमों में आना जाना रहता है, अधिकारियों के साथ संपर्क रहता है, स्वयंसेवकों के साथ संपर्क रहता है, क्योंकि एक प्रिंसिपल के नाते मैं अपने स्कूल का ही दायित्व भी निभा रहा हूँ। संचित जी और भी। ओके, तो जैसा कि सर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया और बताया कि सर एक संघ से जुड़े हुए हैं और अभी ही इज नॉट एक्टिव बट स्टिल ही पार्टिसिपेट्स इन लॉट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ आरएसएस। तो आज का टॉपिक भी यही होने वाला है कि रोल ऑफ आरएसएस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हाउ आरएसएस हैज चेंज्ड द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, particularly the Chenab region. So my first question to you is, what is RSS and what is the role of RSS in Jammu and Kashmir? हाँ संजीत जी, देखिए, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 1925 में हुई है नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक, एक राष्ट्रीय, एक सामाजिक संगठन है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इस समय ये काम कर रहा है। अब लगभग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, एक सेंचुरी हो रही है इसके काम। तो अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के लगभग हर क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे मजदूर क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, या बाकी और क्षेत्र रहते हैं, सेवा का क्षेत्र है, या हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं उनमें काम करना है, या जनजाति है, या वनवासी लोग हैं, गिरिवासी लोग हैं, या ऐसे सेक्शन से सोसाइटी के जो अभी तक उपेक्षित हैं, उन सब में हमारा काम जो है चल रहा है। और हमारा काम भारत में तो है ही है, विदेशों में भी चल रहा है, विभिन्न नामों से चल रहा है। संघ का कार्य इस वक्त भारत से बाहर भी लगभग 60-70 देशों में है, बल्कि इससे भी अधिक देशों में होगा, क्योंकि अभी जो एग्जैक्ट इस वक्त की इंफॉर्मेशन है इस बारे में मालूम नहीं है मुझे, लेकिन अनेकों देशों में है। बाहर भी आपको संघ के यूनिट्स मिलेंगे, आपको यूरोपियन कंट्रीज में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, और सब ये सारे संगठन जो हैं, यहाँ के भी और बाहर के भी, समाज, देश और ये जो अपना राष्ट्र है, अपनी संस्कृति है, उसके संगठन के लिए, पुनर्उज्जीवन के लिए और उसको शक्ति देने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, संघ का जो उद्देश्य है, जिसके लिए संघ बना है, वो है, हमारी संघ की प्रार्थना में एक पंक्ति आती है लास्ट में, परम वैभव ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम। हम अपने राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाएं। परम वैभव मतलब जिसमें सुख है, समृद्धि है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी को समता है, ममता है, आपस में समाज के अंदर सहृदयता है और समरसता है। और उसके साथ साथ भारत शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न भी है, और अपनी जो उसकी विश्व गुरु की परंपरा रही है,
उस परंपरा का फिर से निर्वहन करे, संपन्न हो हर दृष्टि से, ऐसा हम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, उसमें कोई एक वर्ग विशेष नहीं है, उसमें कोई जाति विशेष नहीं है, उसमें कोई पंथ संप्रदाय या धर्म विशेष नहीं है, उसमें सब ऐसे लोग जो भारत में रहते हैं। और जब हम कहते हैं भारत का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, उसमें संपूर्ण मानवता का कंसेप्ट भी है। संघ ये मानता है कि जिस दिन भारत शक्तिशाली बनेगा, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, साइंस और टेक्नोलॉजी में हर दृष्टि से आगे बढ़ेगा, तब वो विश्व का कल्याण करने की भी क्षमता उसमें होगी। मूल उद्देश्य तो हमारा ये है, देश, राष्ट्र और उसके बाद संपूर्ण मानवता। तो ये जो संघ का कार्य है जम्मू कश्मीर में काफी देर से चल रहा है। देखिए, मैं किश्तवाड़ की बात बताऊं, 1942 में संघ किश्तवाड़ में आया है और पहले संघ की शाखा एक प्रार्थना सभा के रूप में किश्तवाड़ में शुरू हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे विकास होता रहा और संघ के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े प्रचारक यहाँ किश्तवाड़ आते रहे, भद्रवाह जाते रहे, डोडा और रामबन में भी उनका कांटेक्ट होता रहा। हमारे यहाँ एक चमन लाल जी हुए हैं जो बहुत बड़े पुराने यानी कार्यकर्ता थे, जो बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रह के विदेशों का काम देखते थे। उनका निधन हुए कोई 10-12 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया है। वो उस जमाने में किश्तवाड़ में आए थे और यहाँ पार्डर और होते हुए हिमाचल से फिर वापस टूर करके चले गए थे। एक बहुत बड़े उच्च कोटि के कार्यकर्ता ये संभवतः पहले थे जो इस क्षेत्र में आए थे और इस क्षेत्र में उन्होंने टूर किया था और एक्सप्लोर किया था कि हम किस तरह से संघ कार्य को यहाँ शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आजादी का आंदोलन सारे देश में चल रहा था और हम देखते हैं कि 1947 में, 48 में और उसके बाद भी आज तक जम्मू कश्मीर कितने कष्ट भोगता रहा है। अंतरराष्ट्रीय एक ये अड्डा भी बन गया अंतरराष्ट्रीय साजिशों का, जो कंस्पिरेसीज होती थी उनका भी। फिर कश्मीर कंस्पिरेसी भी चली। फिर जो यहाँ का प्रिंस था, रूलर था महाराजा हरि सिंह, उसको किस तरह से मेंटली यानी टॉर्चर किया गया, परेशान किया। जो हमारी उस वक्त सेंट्रल लीडरशिप थी जो इस देश को लीड कर रही थी या यहाँ की जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसको लीड कर रहे थे, वो सारा यहाँ के लोगों ने देखा है। और उस वक्त ये देखा गया कि यहाँ जो ऐसी शक्तियां थी जो भारत माता, राष्ट्र इत्यादि उस कंसेप्ट को नहीं मानते थे, वो तो टू नेशन थ्योरी में ही विश्वास रखते थे। तो उनका जब यहाँ जम्मू कश्मीर में उनकी साजिशें शुरू हो गई, उनका चक्र चला, तो यहाँ हिंदू समाज को या जो राष्ट्रवादी तत्व थे उनके लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। तो उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यहाँ जिम्मेवारी संभाली। परम पूज्य श्री गुरु जी, श्री गुरु गोलवलकर जी, जो दूसरे सरसंघ चालक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने 2 टूर कश्मीर के किए हैं उस वक्त। और फिर जम्मू में भी वो आते रहे हैं, फिर और भी अधिकारी आते रहे, कार्यकर्ता आते रहे। और यहाँ के राष्ट्रवादी तत्व का, जो लोग नेशनलिस्ट थे, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ रखना चाहते थे, उनके साथ उन्होंने संपर्क किया। और यहाँ फिर ग्राउंड लेवल पर भी बहुत काम किया, शाखाएं शुरू की, जनता के साथ संपर्क किया, अगर कहीं कोई एजिटेशन करनी है तो वो किया। जब जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ हो गया तो उससे पहले ही, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी के साथ जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। तो जम्मू कश्मीर पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। तो फिर कुछ ही देर में महाराजा हरि सिंह को एक्सेशन करनी पड़ी, जम्मू कश्मीर का इलाका भारत के साथ हो गया और इंडियन आर्मी भारत में आई। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए उस वक्त एक बड़ी कठिनाई थी, उसको यहाँ मदद करने वाला, सपोर्ट करने वाली कोई एजेंसी नहीं थी, पब्लिक में से इस तरह भी कोई लोग नहीं थे। इसलिए आरएसएस उस वक्त आगे आया है। और जो श्रीनगर का हवाई अड्डा है उसमें आरएसएस के लोगों ने उसकी सुरक्षा प्रदान की। फिर वहां हमारी इंडियन आर्मी आया। मैं आपको एक महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि राजौरी साइड में जब पाकिस्तान का और ट्राइबल्स का उनका एग्रेशन जब ज्यादा बढ़ गया, तो हमारी जो आर्मी थी वहां, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो एमुनिशन उस तक कैसे पहुंचे। क्योंकि हमारे जहाज जो आते थे वो एमुनिशन ड्रॉप करते थे, वो एक नाले में गिर रहे थे और उस नाले को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल था उस वक्त। उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों कहा उस वक्त पंजाब नेशनल बैंक का एक कार्यकर्ता था, शायद चंद्र इस प्रकार से नाम था उनका कुछ,
वो वहाँ शाखाओं का काम देखते थे। इस तरह से बहुत सारे लोग जो वहाँ नगर की टोली थी राजौरी की, वो सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने योजना बनाई कि हम एमुनिशन जो नाले के पार गिरा है लाकर अपने सैनिकों को दें। उन्होंने किया और 4 हमारे कार्यकर्ता उसमें शहीद हुए, लेकिन वो एमुनिशन की पेटियां हमारी आर्मी वालों को उन्होंने दे दी। आर्मी के इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना, और आर्मी ऑफिसरों ने खुद हमारे साथ कई बार इस चीज का जिक्र करके उन्होंने आरएसएस को सल्यूट किया है, कि उनकी इस देशभक्ति को देख के और स्पिरिट ऑफ जो सेक्रीफाइस है उसको देख के। और इस तरह से चाहे 48 के बाद और भी जितने भी जम्मू कश्मीर पर हमले हुए, 1965 में लड़ाई हुई, तब भी संघ के स्वयंसेवकों ने बॉर्डर पर जाके काम किया है। छंब सेक्टर में आर्मी वालों को संघ के स्वयंसेवकों ने जो भी सहायता उनको चाहिए थी वो दी थी। 1971 की लड़ाई में ऐसा ही हुआ है। और अब जबकि जम्मू कश्मीर पर प्रॉक्सी वार जो है थोपी गई है, इसमें भी पिछले 20 वर्षों से संघ जुटा हुआ है, संघ के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारतवर्ष में शायद सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी की रही है 2 चीजों की, एक नॉर्थ ईस्ट की और दूसरा जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर को कैसे बचाना है। पंजाब में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जब पंजाब में उग्रवाद था तब भी संघ बड़ी चिंता करता था कि किस तरह से हिंदुओं और सिखों की ये जो समरसता है, ये जो इनका भाईचारा है, एक ही है, ये बना रहना चाहिए, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तब भी संघ ने बहुत काम किया है इसमें। नॉर्थ ईस्ट में संघ ने बड़े प्रकल्प चलाए, हाफलॉन्ग प्रकल्प आपने सुना होगा। संघ की वेबसाइट पर जाकर लोग इसको देखें पढ़ें। तो बहुत सारे कार्यकर्ता संघ ने खोए हैं, परंतु अपना काम आगे किया है। ये सारा इसलिए कि भारत की एकता, इसकी अखंडता बनी रहे और हमारे लोग स्वाभिमान के साथ जिएं और किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो, और जो शत्रु पक्ष है, जो एंटी नेशनल एलिमेंट है, वो हावी ना हो सके। जम्मू कश्मीर तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बड़ा स्वर्णिम इतिहास है, संघर्षपूर्ण इतिहास है, और बहुत सारी पुस्तकें इस पर लिखी गई हैं। मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि कृपया आप संघ के कार्य को जानने के लिए संघ का साहित्य पढ़ें। www.rss.org ये वेबसाइट है। इसमें आपको 1925 से लेकर इस वक्त तक संघ का सारा रोल क्या है, किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है, उसकी जानकारी मिलेगी। और जम्मू कश्मीर के विषय में भी जानकारी मिलेगी। मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ रहे, यहाँ की राष्ट्रवादी ताकतें स्वाभिमान के साथ खड़ी रहें, इसके लिए संघ ने बहुत काम किया है। केवल इसी एक प्रश्न को अगर डील करना हो बहुत सारा समय लगेगा संजीव जी। अभी मैं इतना कहकर इसमें विराम देता हूँ। अगला प्रश्न। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने कहा कि जैसे आरएसएस ने जेएनके में और पूरे विश्व में और भारत में बहुत ज्यादा काम किया है, जैसे छम सेक्टर में 1945 की वॉर में, 1945 में, 1965 की वॉर में, 1971, इतनी सारी वॉर्स में अगर काम किया है, बट स्टिल आरएसएस पे एक हमेशा एक ब्लेम लगता है कि इट्स अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, और ये बैन भी हो चुकी है इमरजेंसी के टाइम पे। और जो एक भगवा आतंकवाद एक टर्म यूज की जाती है आरएसएस के लिए कि सेफ्रॉन टेरर जिसको बोलते हैं, तो why RSS is always blamed for terror activities in India? ऐसा क्यों कहा जाता है कि RSS is a terror organization, और जहां भी राइट्स होते हैं तो हमेशा RSS को ब्लेम किया जाता है कि RSS ने दंगे करवाए हैं, RSS की अदर जो बॉडीज हैं, पेरेंट बॉडीज हैं, जैसे VHP होगी, बजरंग दल होगी, तो ये सब मिसकंसेप्शंस है लोगों में कि जो बजरंग दल है वो भी RSS का पार्ट है। बीजेपी अगर दंगे करवाए तब भी, अगर बीजेपी के शासन में दंगे होते हैं तो तब भी आरएसएस पे ब्लेम जाता है। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, वो एक ही पॉइंट पर आके रुकते हैं कि जो सैफ्रॉन टेरर है, जो अभी टर्म ट्रेंड में चल पड़ा है, तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सैफ्रॉन टेरर? ऐसे संचित जी, ये जो मैंने आपको बताया कि अब 100 वर्ष इस ऑर्गेनाइजेशन को हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। इन 100 वर्षों में इस पर अनेकों प्रकार के ब्लेम आते रहे हैं। ये पूरी एक दास्तान है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो शुरू में ब्लेम आरएसएस को आते थे, अब वो नहीं है। अब नए नए ब्लेम जो हैं वो गढ़े गए हैं। ये सारे ब्लेम वो लोग गढ़ते हैं जिनको राष्ट्र स्वयंसेवक संघ की पूरी पहचान है, पूरी समझ है।
वो ये समझते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक ऐसी संस्था है जो हमारे लिए सबसे बड़ा रोड़ा है इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर। उनकी नीयत खराब है, वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा देश जो है एक देश नहीं है, ये मल्टीपल ये नेशन कंट्री है। ये वो लोग हैं जो इस देश के इतिहास को गौरवशाली इतिहास नहीं मानते हैं, जो इस देश की जाति पाति की व्यवस्था को और ज्यादा हवा देते हैं, बांटते हैं, ताकि समाज यहाँ का बंटा रहे और उनके स्वार्थ पूरे होते रहे। जो भारतवर्ष को स्ट्रांग नहीं देखना चाहते, जो भारतवर्ष को यानी इस तरह से भी कहे कि जो हिंदुओं को संगठित नहीं देखना चाहते, हिंदुओं को देश और राष्ट्र के लिए वो मानते हैं कि अगर हिंदू संगठित हो गया तो भारतवर्ष संगठित होगा। और जो इस तरह की जो फोर्सेस हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक टर्म यूज करूंगा, विघटनकारी तत्व, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। सब दुनिया जानती है उनको, दे आर एट वर्क, वो उनके बारे में सबको पता है, शुरू से लेकर आज तक पता है। इस तरह के जो विघटनकारी तत्व हैं उनको ये लगता है, क्योंकि वो सब बेवकूफ नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। कुछ राजनीति में है, कोई मीडिया में है, कोई इसमें एकेडमिया में है, कोई लिटरेरी फील्ड में है, कोई सोशल फील्ड में भी है, पॉलिटिकल फील्ड में तो है ही है। वो सब ये मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फिलॉसफी ऐसी फिलॉसफी है जो देशभक्त लोगों को तैयार करेगी और जिनमें स्वार्थ नहीं होता है। हम सब के साथ सबको हम निपट सकते हैं, सबको हम अपना गुलाम बना सकते हैं या अपने पीछे चला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पीछे चलाना या संघ के स्वयंसेवक को इस तरह से खरीदना या उसको मूर्ख बनाना हमारे लिए मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हिंदू समाज संगठित हो गया, ये देश स्ट्रांग हो गया, तो जो नेशनल और इंटरनेशनल साजिशें हैं इस देश के खिलाफ, वो कभी उनकी पूरी नहीं होंगी। शुरू से लेकर देखो, शुरू में आरएसएस को सांप्रदायिक कहा गया, अब सांप्रदायिक बहुत कम कहा जाता है। अभी जैसे आपने कहा सैफरान टेररिज्म, अब आप देख लो ध्यान से, अपने आसपास देख लो, तो सारा देश ही सैफरनाइज हो रहा है। आप देखिए हमारे सभी लोग, सारी जनता, देश के लोग सैफरान कलर को पसंद करते हैं। ये हमारा सांस्कृतिक रंग है, चिन्ह है यहाँ का, और इन्होंने इसको टेररिज्म के साथ जोड़ दिया है। हमारे यहाँ तिरंगे झंडे में सैफरान So, जैसा आप कह रहे हैं कि सैफरॉन जी जो है वो आरएसएस ने अपना चिन्ह माना है हमेशा से और एक कल्चरल आइडेंटिटी के तौर पे माना है, हाँ, लेकिन आरएसएस पे ये भी ब्लेम लगता है कि हाँ। उसने जो हमारा तिरंगा झंडा है इंडिया का उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो उसका क्या रीजन है कि व्हाई आरएसएस हैज नेवर एक्सेप्टेड द ट्राई कलर और कभी अपनी बिल्डिंग्स पे उसे हाँ होस्ट क्यों नहीं संजीत जी, करते? यस सर। हाँ संजीत जी सुनो, मैं बोलूँ अब? जी सर, जी सर, हेलो। बोलिए सर, बोलिए। हाँ देखिए, पहली बात तो ये है कि आरएसएस ने जिस सैफरन कलर को या भगवे रंग को अपनाया है, अपना चिन्ह बनाया है, ये कोई आरएसएस का पैदा किया हुआ या आरएसएस का दिया हुआ नहीं है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, और जब से हमारी भारतीय संस्कृति बनी है, काम कर रही है, या जब से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, तब से ये कलर है। आरएसएस ने केवल इसको अपनाया है या अपने ध्वज का रखा है। देखिए हमारे यहाँ वेदों में एक शब्द आता है अरुण केतु। अरुण का अर्थ होता है भगवा, अरुण सूर्य को भी कहते हैं, यानी सूर्य के कलर का ध्वज। और ये अरुण केतु जो होता था, ये हमारे महापुरुषों का प्रतीक होता था, हमारे संत महात्माओं का प्रतीक होता है, त्याग और तपस्या का प्रतीक होता है। ये भगवा कलर एक कंसेप्ट है, ये कोई आरएसएस ने क्रिएट किया और बनाया ऐसा नहीं है, हमारी परंपरा का प्रतीक है, हमारे देश की प्रगति का प्रतीक है। ये भगवा कलर या अरुण केतु हमारे देश के शौर्य का प्रतीक, तेज का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। इसके अनेकों अर्थ निकलते हैं, परंतु दुर्भाग्य से कोई इनको देखता नहीं, कोई समझता नहीं। सबसे बड़ी बात संचित जी मैं आपको ये बताऊं, जो भी लोग ये आरोप लगाते हैं ना, उनको भारतीय संस्कृति का कोई पता ही नहीं, उन्होंने कभी इस भगवे पर रिसर्च की नहीं,
कि भाई ये भगवा कलर आखिर आया कहाँ से, कैसे आया, इसको जरा देखें कहाँ है, क्या है, वो कोई कष्ट नहीं करता है, सिर्फ आरोप ही लगाते रहते हैं। तो ये कोई आरएसएस ने पैदा किया ऐसा नहीं, आरएसएस ने अपने सांस्कृतिक चिन्ह को अपनाया है और उसी को अपना ध्वज रखा है। और ये ध्वज हमारे इस भारतीय संस्कृति में सिर्फ संघ का रहा है ऐसा नहीं है, ये ध्वज सभी का रहा है। हमारे जो शूरवीर, जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, जो विजेता थे, उनका रहा है। भगवान राम का रहा है, श्री कृष्ण का रहा है, अर्जुन का रहा है, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे उनका रहा है, छत्रपति शिवाजी थे उनका रहा है, अपने महाराणा प्रताप थे उनका रहा है, ये हरि सिंह नलवा थे उनका रहा है। ये तो परंपरा का है जिसको हमने भी अपनाया संघ में भी, इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संस्था है, सामाजिक संस्था है, तो इसलिए ये उन्होंने अपना चिन्ह रखा। और स्वयंसेवकों को इसके अंदर जितने भी गुण हैं इस भगवा ध्वज के अंदर, उन गुणों को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए, संस्कार देने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए इस ध्वज को हम सामने रखते हैं, इसी को प्रणाम भी करते हैं, इसी के प्रति अपनी गुरु दक्षिणा भी भेंट करते हैं। ये जो संघ का आइडिया है भगवा या भगवे ध्वज के बारे में, या इस अरुण केतु के बारे में, इस कलर के बारे में, इसका डीप इनर मीनिंग है जो इन सब लोगों को समझ नहीं आ रहा है, न वो समझने की इसकी कोशिश करते हैं। अपने अंदर जो द्वेष है, जो उनके अंदर एक तरह का जो थिंकिंग है, उनकी नैरो थिंकिंग कहूंगा इसको, वो उसी के चलते आरोप लगा देते हैं, कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं, सोचा नहीं। अब दूसरी बात जो आपने तिरंगे की कही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तिरंगे को कभी अपना झंडा माना नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना ध्वज तो भगवा है, तिरंगा तो हमारा नेशनल फ्लैग है और इसको बहुत बाद में अपनाया गया है। ये तो फ्रीडम मूवमेंट के दौरान एमर्ज हुआ बना है और बहुत सारी चेंजेस के बाद अंत में फाइनली ये तिरंगा हमारे सामने आया। देखिए, इस तिरंगे को हमारे क्रांतिकारियों ने उठाया है, हमारे देशभक्त नेताओं ने उठाया है, सुभाष चंद्र बोस ने इस तिरंगे को उठाया है और इस तिरंगे को लेके इस देश की जनता ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। तो ये भी हमारा एक और राष्ट्रीय ध्वज हुआ। लेकिन ये अभी कुछ सालों का है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल का होगा, कितना पुराना होगा। लेकिन ये जो भगवा ध्वज है ये तो अनादि काल से है, अनंत काल से है, वैदिक युग से है ये हमारा चिन्ह। लेकिन हम इसके और इसके बीच में कोई विवाद नहीं करना चाहते। ये जो तिरंगा है ये भी हमारे लिए इक्वली उतना ही सम्माननीय है और ये भी हमारा नेशनल फ्लैग है। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं तो बाकी बात आप रहने दीजिए, जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि यहाँ हमने राष्ट्रवाद को जिंदा रखने के लिए लोगों के बीच में तिरंगा ही हाथ में लिया है। संघ के स्वयंसेवकों ने घर घर तिरंगा बांटा है। जब भी ऐसी कोई समस्या हुई कि भाई हमारे राष्ट्र के नाम पर ये जो इसको कमजोर किया जा रहा है, राष्ट्रवाद को, राष्ट्रीय विचारों को या राष्ट्रीय शक्तियों को, तो यहाँ लोगों ने तिरंगा उठाया है। संघ के स्वयंसेवकों ने तिरंगे बनाए हैं, उन्होंने वो सिलवा कर लोगों में बांटे हैं, घरों में लहराए हैं, छतों पर लहराए हैं। और आज भी ऐसा होता है, 15 अगस्त को ऐसा ही करते हैं जो लोग। मैं जम्मू कश्मीर की बात बता रहा हूँ आपको, इधर डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात बता रहा हूँ, ऐसे ही सारे देश में है। और हमारे जो हमारा जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है नागपुर के अंदर, वहां तो 15 अगस्त को लहराते हैं। इस बार परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने तिरंगा झंडा लहराया है। ये सिर्फ क्रिएट कर रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये सारे आरोप लगाते रहे, लेकिन कोई रोक नहीं सका आज तक। संघ फिर भी फलता फूलता रहा और उसके बाद भी संघ आगे बढ़ता रहा। ये जो वास्तव में ये सब लोग जो है ना, बताओ इनकी असलियत क्या है। दे आर ओब्स्क्यूरेंटिस्ट माइंडेड। वो प्रतिरोधक यानी प्रतिरोध क्रिएट करने वाले लोग हैं, ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट हैं। वो चाहते हैं कि भारत की जो स्थिति है वही रहनी चाहिए। अगर समाज डिवाइडेड है तो इसको डिवाइडेड ही रहने दो, अगर लोग बटे हुए हैं तो इनको बटे हुए ही रहने दो। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से संगठित नहीं होना है, सामाजिक दृष्टि से संगठित नहीं होना है, राष्ट्रीय स्पिरिट एक जज्बा बना के संगठित नहीं होना है।
ये संगठन शब्द से इनको चिढ़ है। और विशेषकर जब हिंदू संगठन की बात आती है ये लोग तिलमिला जाते हैं और इसको ये सांप्रदायिकता का नाम देते हैं, जबकि हिंदू संगठन करना कोई अपराध नहीं है। और हिंदू संगठन अगर हुआ तो हिंदुओं ने संगठन करके किसी का आज तक कोई नुकसान नहीं किया है। आपने कहा कि भाई दंगे वगैरह करते हैं और कहते हैं कि आरएसएस करवाता है। संचित जी, मेरा ये यानी खुला निमंत्रण है उन सब लोगों को कि वो किसी कमीशन की एक भी रिपोर्ट बता दें कि भाई ये दंगे फसाद पर जो बने हैं वो एक भी रिपोर्ट बता दें कि उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुलव्वस था या उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक इन्वॉल्व होता। अभी आपने गांधी कमीशन की बात थोड़ी देर बाद पहले कही थी। गांधी कमीशन बना था जब 2008 में किश्तवाड़ में बहुत बड़ा दंगा हुआ, खिड़याल चौक दंगा जिसको बोलते हैं। उसके बाद कमीशन बना था, उसकी इंक्वायरी वगैरह हुई थी। उस गांधी कमीशन ने कहीं भी आरएसएस का नाम नहीं लिया, हालांकि उस वक्त भी संघ के विरोधियों ने आरएसएस का ही नाम दिया कि खिड़याल चौक में जी आरएसएस वाले इन्वॉल्व थे, उन्होंने फसाद किया, उन्होंने दंगा किया। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है, जब भी दंगा होता है तो आरएसएस के स्वयंसेवक अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हिंदू समाज की रक्षा करते हैं, हिंदू समाज को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए आगे आते हैं, या राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने के लिए आगे आते हैं। जहां सुलह सफाई करनी हो वहां सुलह सफाई भी करते हैं, कम्युनिटी के दूसरे लोगों के साथ मिलके अमन और शांति की बात करते हैं। लेकिन जहां जब कोई ऐसी स्थिति आती है कि भाई आपको यू हैव टू मीट द फोर्स बाय फोर्स, तो उस वक्त संघ का स्वयंसेवक आगे रहता है। लेकिन वो कोई अपराध तो नहीं है अपनी आत्मरक्षा करना या अपने समाज को बचाना या अपने लोगों को बचाना। ठीक सर। तो सर ये क्वेश्चन आपने कहा कि आरएसएस हमेशा आगे रहता है और कोई भी कमीशन में इसकी रिपोर्ट, इसके बारे में जिक्र नहीं है कि आरएसएस वाज इन्वॉल्वड इन दिस काइंड ऑफ राइट्स। तो बहुत सारे ऐसे संघ के जैसे लोग भी हैं, अगर हम बात करते हैं साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं, उनका कनेक्शन बताया जाता है कि संघ से था। तो ये तो चलो दूसरी बात होगी कि कुछ लोग हैं जो जिनके नाम आए हैं बहुत सारे राइट्स में। तो अब वहां से बात हटा दूसरे एस्पेक्ट पे बात लेना चाहूंगा कि जो 90s के टाइम पे कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ, तो वो पहले ऐसा समाज था, कम्युनिटी था जिन्होंने सबसे पहले टेररिज्म का ब्रंट फेस किया। जो टेररिस्ट ने जो चीजें की, सबसे पहले वही थे लाइन में, तो इसलिए उन्होंने उतनी सब चीजें फेस की और उनका एक्सोडस हुआ वैली से। बात करते हैं चिनाब वैली की, तो जब चिनाब वैली की बात आती है तो हाउ आरएसएस प्रिपेयर्ड इटसेल्फ टू फाइट द टेररिज्म ड्यूरिंग 1990s, और कितने ऐसे लोग थे यहाँ से जिन्होंने ग्रुप्स बनाए और यहाँ का जो नेशनलिस्ट समाज है उसको बचाने की कोशिश की 90s के टाइम पे। क्योंकि वी हैव सीन कि जब वैली में टेररिज्म बढ़ा था तो पाकिस्तान ने एक और चीज सोची कि चिनाब वैली जहाँ पे कोई भी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं है, तो जो अब पाकिस्तान का डीप स्टेट है उसने सोचा कि अगर हम वहां पे बेसिस बनाएंगे तो हमारे लिए इजी होगा जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है उनको वहां से भगाना। तो आरएसएस का उसमें क्या रोल रहा है प्रिजर्व करने के लिए जो आइडेंटिटी है माइनॉरिटीज की इस रीजन में? ठीक है संजीत जी, आपका ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके विषय में भी बहुत सारे लोगों को कई भ्रांतियां हैं, परंतु मैं कुछ प्रयास करूंगा कि आपके इस प्रश्न का ठीक से मैं उत्तर दे। देखिए, कश्मीर में जब इस तरह से घटना हुई तो संघ पहले ही समझ गया था, शुरू में समझ गया था कि इस तरह से जम्मू कश्मीर में होना है। और दूसरा निशाना अब जिला डोडा होगा। जिला डोडा, पुराना जिला डोडा, जो किश्तवाड़, डोडा, रामबन, भद्रवाह, इसको मिलाकर जिला डोडा कहलाता था तब। क्योंकि ऐसा कुछ सुनने में आया, ऐसा कुछ पता चला, कुछ ऐसी साजिश बन रही थी कि जो ये सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका वास्तव में बेस पाकिस्तान में था और जो पाकिस्तान से ही मूव हो रही थी, उनकी सारी प्लानिंग जो थी वो ये थी कि कश्मीर से हिंदुओं को निकालो, उसके बाद कश्मीर वर्चुअली पाकिस्तान है ही है, फिर और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता वहां नहीं है। जब 99.99% पॉपुलेशन वहां एक ही कम्युनिटी की रहेगी तो वो उसी तरह से माना जाएगा। हिंदुओं को निकाल दो, कश्मीरी पंडितों को निकाल दो, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वाला कोई नहीं बचेगा, तिरंगा हाथ में उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, 15 अगस्त को या 26 जनवरी को मनाने वाला कोई नहीं बचेगा। तो उसके बाद भले ही यहाँ प्रशासन रहे जैसा भी है, लेकिन होगा पाकिस्तान।
ये तो वो मान के चलते थे। उसके बाद समझते थे कि दूसरा टारगेट हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा है। डिस्ट्रिक्ट डोडा को अगर हम कमजोर कर देंगे और डिस्ट्रिक्ट डोडा से हिंदुओं को टारगेट करके अगर उनको भी निकालने में हम कामयाब हो गए तो जम्मू अपने आप ही उसका फाल हो जाएगा। ये मैं आपको एक हमारे बहुत बड़े अधिकारी भी जिन्होंने इस पर काफी रिसर्च की, इस पर सोच विचार किया था, उन्होंने हमें बताया था, जो यहाँ उस वक्त जम्मू कश्मीर में थे, कि भाई जम्मू को वो समझते हैं कि ये ज्यादा रजिस्ट नहीं कर पाएगा। अगर पुंछ राजौरी तो वहां तो प्रश्न ही नहीं होता है, वो तो ऑलरेडी उनके हाथ में आ ही जाएगा उनकी दूसरे इसमें अटेम्प्ट में। लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा अगर नहीं टूटा, ये ब्रेक डाउन अगर इसका नहीं हुआ तो हम जम्मू रीजन को का ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने टारगेट किया डिस्ट्रिक्ट डोडा को ही। ये संघ के लोग पहले से ही समझते थे और इसी अनुरूप संघ के लोगों ने अपनी जो प्लानिंग थी वो शुरू कर दी थी। प्लानिंग क्या थी कि भाई समाज के अंदर जाओ, लोगों के अंदर बैठो और उनको आने वाले खतरे से आगाह करो, फिर खतरे से किस तरह से सामना करना है, क्या रीति नीति है, इस पर उनके साथ विचार करो और अपनी सुरक्षा कैसे हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जो बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यहाँ लोगों को जा जाकर कही, वो ये कही कि देखो किसी भी कीमत पर अपनी भूमि छोड़नी नहीं है, हमने किसी भी कीमत पर बलिदान यहाँ से नहीं करना है। मतलब हमने किसी भी पलायन यहाँ से नहीं करना है, भले ही हमें अनेक बलिदान देने पड़े। तो संचित जी शुरुआत ही ऐसे ही हुई, क्योंकि ये जो सारी प्लानिंग योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थी, ये जो उग्रवादी थे या अलगाववादी थे वो भी इसको समझ रहे थे कि अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारे लिए कोई सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है, कोई सबसे बड़ा रुकावट है, वो संघ ही है। बाकी हिंदू समाज तो गाजर मूली है, उसको डराओ धमकाओ तो वो यहाँ से भाग भी जाएंगे, निकाल भी सकते हैं हम उनको। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे हिंदू में, जी बोलिए सर, बोलिए। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ, क्या हमारे उस वक्त बहुत सारी फैमिलीज यहाँ से गई भी, चुपके से बड़ी खामोश तरीके से वो यहाँ से निकलना उन्होंने शुरू कर दिया। हमारे कुछ एरियाज थे जहाँ से लोग निकलना शुरू हो गए थे, जैसे मड़वा दक्षिण में कुछ गांव आते हैं मड़वा एरिया में, जहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है और हिंदू बहुत थोड़े हैं, एक दो गांव ही है। तो उन्होंने धीरे धीरे वहां से निकलना शुरू कर दिया। आज उनमें से बहुत सारे लोग उधमपुर में जाकर बसे हुए हैं। इसी तरह से हमारे और एरियाज हैं, वहां से निकलकर वो लोग या तो किश्तवाड़ प्रॉपर में आ गए या कहीं जम्मू वगैरह में जमीनें लेकर बसना शुरू हो गए। हमारा एक इंटीरियर पड़ता है इधर भलेस इलाके में, कहल जुगासर उसको बोलते हैं, बहुत इंटीरियर है, रूरल एरिया है। वहां से लोगों ने पलायन किया था जब मिलिटेंसी बढ़ गई तो, और वो हिमाचल की तरफ जा रहे थे। लेकिन उस वक्त हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स आ गए, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आके, उन्होंने उन लोगों को वापस आया और फिर रिहेबिलिटेट किया। तो ये तो इतना जी मैं ये कह रहा था कि ऐसी तो मानसिकता कुछ लोगों की थी, परंतु इन जनरल सब लोग ये चाहते नहीं थे कि यहाँ बदमनी हो, लोग मारे जाएं, किलिंग हो, मिलिटेंसी यहाँ आए। परंतु मिलिटेंट्स जो थे उन्होंने अपने अड्डे बना लिए थे, उन्होंने बड़ी घुसपैठ कर ली थी प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारी पुलिस में, सब जगह वो पहुंच गए थे और उन्होंने अपना जाल बिछाया हुआ था। संघ के स्वयंसेवक उस वक्त इसका विरोध कर रहे थे, वही उस वक्त रोड पर आकर या एडमिनिस्ट्रेशन से आकर बात करते थे, वही एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम देते थे, जनरल पब्लिक को साथ लेकर। संघ के स्वयंसेवक एज संघ के स्वयंसेवक नहीं, समाज के प्रतिनिधि, सारे समाज को साथ लेकर और अन्य लोगों को साथ लेकर भी उन्होंने ये कोशिश की। जम्मू में जाना हो, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना हो, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उससे मिलना हो, पुलिस से मिलना हो, या यहाँ से दिल्ली डेपुटेशन लेकर जाना हो। हमारे दयाकृष्ण जी कोतवाल जो अब नहीं है, जो हमारे जिला डोडा के बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त कार्यकर्ता रहे और स्वयंसेवक भी रहे हैं, उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में एक बहुत बड़ा डेपुटेशन जो था हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा का सेंटर में गया था। और वहां उस वक्त तो कांग्रेस सरकार थी, ये मिलीजुली सरकारें थी, कोलिशन गवर्नमेंट्स थी, और उनके सामने सारी बात रखी। मुरारजी देसाई के टाइम में भी गए थे, हालांकि वो बहुत पहले की बात है,
कि भाई वहां इस तरह की साजिशें आगे चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा को डिवाइड करने की बात हो रही है। तो ये तो शुरू से ही किया है, और यही कारण है कि सबसे पहले जो टारगेट बने वो संघ के स्वयंसेवक ही इधर बने। देखिए 10 मई 1993 को सतीश भंडारी का कत्ल हुआ, सतीश भंडारी की हत्या की गई। अपनी 7:15 7:30 बजे का टाइम था, वो अपनी दुकान से उतरा और एक मिलिटेंट आया, उसको उसके साथ हाथ मिलाया, उसके साथ गले मिला, अपनी पिस्टल निकाल के उसको शूट कर दिया। वो उस वक्त हिंदू रक्षा सुरक्षा समिति के अध्यक्ष थे यहाँ के, और संघ के स्वयंसेवक थे, और हिंदुओं की रक्षा के लिए काम करते थे, उसके लिए आवाज उठाते थे। तो ये तो सिद्ध है, स्पष्ट है कि संघ के स्वयंसेवक इसलिए टारगेट बने क्योंकि संघ के स्वयंसेवक ही आगे रहकर फ्रंट लाइन यानी वॉरियर्स बन के उस वक्त काम कर रहे थे, यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए, या देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए। अच्छा, इसी तरह से उसके बाद डोडा में किलिंग हुई, जो संतोष कोतवाल थे उनकी हत्या हुई, बहुत बड़े कार्यकर्ता थे वो। और उसके बाद रुचिर कुमार भद्रवा में एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। इसी तरह से जैसे स्टीव भंडारी यहाँ थे, वो भी वहाँ हिंदू रक्षा समिति का काम देखते थे, उनकी किलिंग हुई, उनको मारा गया। और उसके बाद आगे चलकर फिर किलिंग का एक बड़ा सिलसिला चलता रहा। और इसी तरह से मास्टर सेवाराम जो ठाकराई के रहने वाले थे, वो भी बहुत बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे संघ के, ही वाज ए गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है ना, लेकिन वो बड़े जोशीले कार्यकर्ता थे, वो भी इस चीज का विरोध करते थे कि भाई मिलिटेंट्स की मूवमेंट्स हैं, गांवों में घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, इसको रोको। और उनको कुड़िया नाम की एक जगह है भंडारकोट से आगे, वहां बस से उतार कर उनकी हत्या कर दी थी, उनकी किलिंग हुई थी। आगे चलकर फिर हमने देखा कि शेरू यानी कार्यकर्ता था, वो भी हिंदू रक्षा समिति का, प्रवीण गुप्ता उसका पूरा नाम था, शेरू हम उसको कहते थे, उसको भी बीच बाजार में पकड़ के मारा गया। इन सब लोगों को इसीलिए मारा गया क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे और राष्ट्र विरोधी तत्वों का विरोध करते थे। वो कहते थे कि भाई उग्रवाद ये बंद करो, यहाँ अमन और शांति रहनी चाहिए। ठीक, तो सर और इस प्रकार से आगे चलकर फिर जी सर, जो इस दौरान आप कह रहे हैं कि इतनी सारी किलिंग्स जी, आ रही आवाज? यस सर जी, आप कह रहे हैं कि इस टाइम पे जो किलिंग्स हुई, सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, आरएसएस के जो वर्कर्स हैं उनको टारगेट किया गया और बीच बाजार में मारा गया। इस टाइम पे, ड्यूरिंग दिस टाइम, क्या कभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल पुलिस ने और जो गवर्नमेंट्स थी उस टाइम पे जो रूल कर रही थी, उन्होंने कभी एक स्टेप उठाया कि ऐसी किलिंग्स नहीं होनी चाहिए और टेररिज्म के अगेंस्ट उन्होंने कोई एक्शन लिया, लोकल अथॉरिटीज ने? नहीं संजीव जी, नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट टोटली आप इस मामले में फेल थी। गवर्नमेंट वाज ए फेलियर, एडमिनिस्ट्रेशन वाज ए फेलियर। कोई लोगों को प्रोटेक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं मिलिटेंटों के खिलाफ, कोई बड़ी उस तरह की जैसी होनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं। और लोग तो अपने ही दम पर अगर बचे रहे तो रहे, सुरक्षा उन्होंने अपनी की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हालांकि उस वक्त जो ऑफिसर यहाँ आते थे, ऑफिसर एसएसपी आते थे या डीसी वगैरह आते थे या जो एसडीएम किश्तवाड़ में होते थे, उनकी कोशिश रहती थी कि भाई मिलिटेंसी को रोका जाए या लोगों की हत्याएं न हो, लेकिन उनके पास वो वेल इक्विप्ड नहीं थे, उनके पास उतने सुरक्षा बल नहीं थे, एजेंसीज ट्रेंड नहीं थी। और ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, खासकर ये जो गुप्तचर दल होते हैं जो सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत कमजोर थे। देखो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो पूरा आउटफिट था, उनकी पिलफरेज इतनी गहरी थी, मतलब वो आर्मी इसमें पुलिस के अंदर भी घुस चुके थे, इतना घुसे हुए थे कि पुलिस को अपनी पिकेट्स खाली करनी पड़ी। जब मिलिटेंसी बढ़ गई तो मिलिटेंटों ने और छात्रों में पुलिस चौकी पर हमला किया। जानते हैं आप क्या हुआ? पुलिस वहां से चौकी को छोड़कर भाग गई, पुलिस अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। इसी तरह से अठौली में हुआ, थाने पर हमला हुआ, पुलिस वहां से भाग गई, वो कुछ गन्ने बंदूकें वगैरह भी यानी चोरी करके ले गए। इस तरह से वो हावी होते गए। उधर गुंडों में एक कैश ले जा रही थी ये गाड़ी, उसमें पुलिस थी, पुलिस की प्रोटेक्शन में वो कैश जा रहा था, उस पर मिलिटेंटों ने हमला किया और कुछ वो जो सुरक्षा कर्मी थे पुलिस वाले मारे गए और कैश सारा लूट कर लिए गए।
इस तरह से पुलिस हमारी जो थी अपनी तरफ से कोशिश करती थी, लेकिन वो पूरी तरह से सक्षम नहीं थी उनको रोकने में, और पूरी तरह से वो समाज को सुरक्षा देने के योग्य भी नहीं थी। यहाँ मास किलिंग हुई है लोगों को। हमारे एक सिटी में अभी भी है मास्टर नरिंजन शर्मा, 2 बार उन पर हमला हुआ है, एक बार मारकर नाले में फेंक दिया था, लेकिन बच गए। उसके उसमें से भी वो भी संघ के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता थे वो। इसी तरह से चेरजी में किलिंग हुई है, क्याड़ दक्षिण में मास किलिंग हुई है, लडर पाडर में मास किलिंग हुई है, और इधर ठाकराई में किलिंग हुई है, और बंजवा में किलिंग हुई है, विलेज साइड भी हुआ है। हाँ जी, रामबन, हाँ जी, हाँ हाँ, ये सब हुआ है। पतिमियाला में किलिंग हुई है। हस्ती के तो सबसे बड़ी किलिंग थी, जिसमें से 16 लोग गाड़ी से उतार कर मारे गए थे। बहुत भयंकर स्थिति थी ये, और इस भयंकर स्थिति में गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही थी, प्रशासन ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या किया जाए। देखिए, लोकल लेवल पर जो पुलिस थी या अधिकारी थे, वो तो तभी करेंगे ना जब हायर लेवल पर उनके जो उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले लोग जो, जब उनमें उतना दम हो, जब उनमें उस तरह का नजरिया हो, जब उनमें उस तरह का कंसेप्ट हो कि हमने लोगों को प्रोटेक्शन देनी है, लोगों को बचाना है और मिलिटेंसी को रोकना है। उनमें भी ऐसा नहीं था। छोटी लेवल से लेकर हायर लेवल तक सबके अंदर घुसपैठ थी। बड़े बड़े ऑफिसर, यहाँ तक कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, वो सब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समर्थन करते थे इस चीज को, और कोई इस तरह के स्टेप्स वो उठाने के लिए तैयार नहीं होते थे। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसके लिए आगे चलकर एक बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। बहुत सारे डेपुटेशन यहाँ से गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले, सेंट्रल लीडरशिप को मिले, उनको कहा कि भाई किश्तवाड़ डोडा को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, आर्मी लाओ, उसके लिए हम कहने लगे। तो आर्मी भेजते थे वो, लेकिन वो सिर्फ आई वॉश होता था, वो थोड़े से भेजे, वो अपना राउंड करके जो उनको टास्क मिलता था कि भाई आपने बटोत से जाना है और उधर सिरगवाड़ी तक घूम के आना है, वो आते थे और एक मेजर साहब होते थे, अपनी कंपनी लेकर आते थे, मार्च करके वापस चले जाते थे। आर्मी रखनी है, डिप्लॉय करनी है और मिलिटेंट्स को रोकना है, मिलिटेंट्स को, उसके लिए काम नहीं होता था, सिर्फ आईवाश ही रहती थी ये सारी। ठीक सर। तो आगे चलकर फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ को, भारतीय जनता पार्टी को योजना बनानी पड़ी। फिर डोडा बचाओ आंदोलन इनको करना पड़ा, जिसमें बड़े बड़े लोगों को, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, हमारे अडवाणी जी रहे, उमा भारती रही, या अरुण जेटली रहे, और देश भर के कार्यकर्ता जम्मू आकर उन्होंने गिरफ्तारी दी डोडा बचाओ आंदोलन के लिए। 3 दिन ये वहां ये सत्याग्रह चला। उसके बाद कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जागी और फिर उन्होंने सुझाव मांगे, और फिर इन्होंने सुझाव दिया हमारे नेताओं ने उनको कि डोडा को बचाने के लिए एक तो ग्राम सुरक्षा समितियां बनाओ, वीडीसीज बनाओ और उधर आर्मी लगाओ। जी। एंड सर इसी दौरान सर जो एक रोल प्ले किया आरएसएस ने, और आरएसएस के जो वर्कर्स थे जैसे चंद्रकांत शर्मा जी हैं, वो शहीद हो गए अनफॉर्चुनेटली 2019 में। तो लोगों का क्या रोल रहा है, तो, और उनका रोल सर आप हाईलाइट करें, क्योंकि उनकी एक रिसेंट किलिंग है। और अनिल परिहार जी, अजीत परिहार जी जो रिसेंटली शहीद हुए हैं 2018 में, पहले अनिल परिहार जी की किलिंग हुई, देन 2019 में 6 महीने बाद चंद्रकांत जी को मारा गया टेररिस्ट के द्वारा। तो उनका क्या रोल रहा है वैसे वर्कर्स का ड्यूरिंग 90s और 90s के बाद? देखिए, इनका रोल वही रहा जो शुरू में, जैसे मैंने सतीश भंडारी का नाम बताया या रुचिर का नाम बताया या आपको संतोष ठाकुर का नाम बताया, बिल्कुल ऐसा ही रोल इनका भी था। ये जो हमारी बलिदानी परंपरा यहाँ रही है इन कार्यकर्ताओं की, उसी परंपरा के ये बड़े मतलब हीरे मान सकते हैं हम इनको, अनिल परिहार को या चंद्रकांत जी शर्मा को, क्योंकि मिलिटेंसी तो पूरी तरह से खत्म हुई ही नहीं है, इसमें कमी आई है या कुछ रोक लगी है, परंतु ये जो टारगेटेड किलिंग है, सिलेक्टिव किलिंग है, ये अभी भी उसी तरह से चल रही है या उसी तरह से हुई या चली। जैसे ये पहले अनिल परिहार जी को, अनिल परिहार और उसके भाई को, उसकी हत्या हुई, उसकी किलिंग हुई, यानी परिहार ब्रदर्स की किलिंग हुई, ये भी इसी कड़ी का एक सिलसिला है। फिर चंद्रकांत जी की ये किलिंग हुई। आपने जो पूछा इनका रोल क्या था, देखिए चंद्रकांत जी, अनिल जी परिहार, ये बड़े कंस्ट्रक्टिव माइंड,
ये लोगों को कहते थे कि सड़क पर आकर चिल्लाने से, शोर शराबा करने से या एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस के साथ उलझने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर मिलिटेंसी रोकनी है तो किसी नीति से हमको काम करना चाहिए, और हमारा टारगेट मिलिटेंट होना चाहिए, न कि सारी कम्युनिटी। हमने सबके साथ ये झगड़ा या दंगा फसाद नहीं करना है। इसलिए इन लोगों ने खामोश तरीके से काम किया। इन्होंने पुलिस का सहयोग किया, इन्होंने आर्मी का सहयोग किया, जिसने इनसे सहयोग माना, जहां सहयोग माना इन्होंने मदद की, ताकि मिलिटेंसी को रोका जाए और सब लोग आराम से रह सकें, सुख से रह सकें, अलगाववाद खत्म हो। ये जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं इनको रोका जा सके। इनकी सबसे बड़ी भूमिका ये रही है। दूसरी, चंद्रकांत जी और अनिल जी की मैं एक बात आपको ये बताता हूँ। उस वक्त में भी जब लोग बाहर आने जाने से ज्यादातर डरते थे, ये लोग सब जगह पहुंचे। नागसिनी ये जाते थे, गांव गांव में जाते थे, इधर छात्रों चिनगाम ये जाते थे और लोगों को इकट्ठा करते थे। और किस तरह से लोगों को जोड़ते थे, उनका मनोबल कैसे बनाते थे। आओ भाई हम सत्संग करते हैं, आओ कीर्तन करते हैं, आओ जगराता करते हैं। मैं आपको छात्रों चिनगाम की बात बताता हूँ कि वहां इतनी दहशत थी कि लोग ये जो जगराता होता है, भजन कीर्तन करना होता है, इसके लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन धीरे 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 फिर लोगों का ये डर निकलता गया और जगराते होते गए, लोगों का जुड़ना हुआ, एक गांव से दूसरे गांव में जाना, रात रात भर बैठना, भजन कीर्तन करना। इससे लोगों के अंदर वो एक तरह का उत्साह बनाने में बड़ी उनको मदद मिली। और ये सारा काम चंद्रकांत जी ने किया है। पाडर जाना हो, नागसिनी घूमना हो, अपना छात्रों चिंगाम एरिया हो, इसमें और भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे। यहाँ बड़े जो भगत लोग होते, कोई माता का भगत है, कोई शिव का भगत है, भक्ति भाव से जो काम करना चाहते हैं, उनका भी इसमें बड़ा रोल रहा है। तो इससे समाज को संगठित रखने में, समाज का मनोबल बनाए रखने में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ के तीर्थ स्थानों को बचाया जा सके, उनको जिंदा रखा जा सके, इसमें चंद्रकांत जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। देखिए, भंडारकूट हमारा प्राचीन तीर्थ है। यदि भी इसमें बहुत सारे लोगों को बड़ा ऐतराज हुआ कि हिंदू ने कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं है। आप प्राचीन किताबें पढ़िए, प्राचीन तीर्थ स्थान है हमारा, वो साधना स्थल रहा है, नदियों का संगम है, मरुदसुधा और असिकनी, असिकनी चंद्रभागा को या चिनाब को कहते हैं। ये दोनों नदियां वैदिक नदियां हैं। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सूक्त नंबर 90 जो है, उसमें इन दोनों नदियों का जिक्र है। उसका अर्थ ये हुआ कि प्राचीन धार्मिक स्थल रहा है ये, या किसी से छीनना या कब्जे करने वाली बात नहीं रही है। चंद्रकांत जी ने इस चीज को रियलाइज किया। उसके अलावा फिर यहाँ बैसाखी का मेला लगता है और यहाँ भंडारा भी होता है। ये भी बहुत पुरानी परंपरा है। 3 स्थानों पर तो हिंदुओं के यहाँ शमशान है। एक तरफ पलमाड़ के लोग आकर अपने मृत लोगों का दाह संस्कार करते हैं, दूसरी तरफ से ठाकराई का इलाका, एक और से किश्तवाड़ का इलाका। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि नदियों के किनारे संस्कार करना बड़ा उत्तम होता है, और जो मृत आत्मा होती है उसको मुक्ति प्राप्त होती है, स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसी परंपरा है, मान्यता है। तो इस क्षेत्र को विकसित करने में चंद्रकांत जी ने बहुत सारे यानी चुनौतियों का सामना भी किया और परिश्रम भी किया और काम भी किया। उसमें वो काफी हद तक सफलता भी उनको मिली है। ऐसे और भी बहुत सारे स्थान हैं। बस जैसे उन्होंने, चंद्रकांत जी ने, ये जो हमारा विमल नाग है इधर सरूड़ में है, स्टोन टेम्पल है, बड़ा प्राचीन मंदिर है वो, वहाँ नाग देवता भी है वहाँ, और बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है वो। वहां की यात्रा शुरू करवाई। तो किश्तवाड़ के ये जो किश्तवाड़ का जो शिव मंदिर है शहर में, नगर में, वहां से यात्रा शुरू करवाई। उस यात्रा की वो मतलब बड़े एक इंस्ट्रूमेंटल उनका रोल रहा, और उसको वहां तक ले जाना। इस तरह से बहुत सारी यात्राएं भी उन्होंने शुरू करवाई, ताकि समाज का मनोबल बना रहे, समाज संगठित रहे, दबा हुआ ना रहे, इनके अंदर वो भावना बनी रहे और हमारा समाज जीवित रहे। इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। जितना भी उसके विषय में बताया जाए उतना काम। अनिल परिहार की भी बड़ी भूमिका रही है राजनीतिक यानी दृष्टि से। उनको कई थ्रेट्स भी आए थे पहले अनिल परिहार को, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जगह पर डटे रहे। और जो उनका काम था, पार्टी में रहे वो, इसमें भारतीय जनसंघ में एक पार्टी वर्कर के नाते वो अपनी पार्टी के लिए, अपने मतलब पूरे किश्तवाड़ के लिए वो काम भी करते रहे। और मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि चंद्रकांत जी की बात ले लो आप, या अनिल परिहार जी की बात ले लो आप,
ये हिंदू हो या मुसलमान हो किश्तवाड़ का, सब उनको इक्वली रिस्पेक्ट करते थे और वो सब के लिए काम करते थे। चंद्रकांत जी की जब हत्या हुई थी तो आसपास के मुस्लिम मोहल्लों के लोग और महिलाएं आकर फूट फूट कर रोई हैं। वो सब ये बताती थी कि ये एक डॉक्टर था हमारा, क्योंकि वो मेडिकल में सर्विस करते थे, और जब भी आवश्यकता पड़ती थी, जरूरत पड़ती थी, हमारी वो मदद करता था। हमने कभी कोई ऐसी चीज उसमें नहीं देखी। वास्तव में हम सब लोग, संघ के लोग या भारतीय जनता, हम मुस्लिम विरोधी या किसी कम्युनिटी की विरोधी नहीं है या सांप्रदायिक नहीं है। ये तो लेबल ये लोग लगाते हैं। हाँ, जो देश का विरोधी है उसका विरोध करते हैं, बस, और कुछ नहीं। सर, एंड एक और चीज है, जैसे आप वो कह तो रहे हैं करते ही। कि आरएसएस इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स और ये सांप्रदायिकता नहीं फैलाता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 90s के टाइम पे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है किश्तवाड़ का या डोडा रीजन का, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स का क्या रोल रहा है यस। फाइटिंग द टेररिज्म इन द चिनाब रीजन? मुस्लिम्स ने कितना सहयोग दिया है? क्योंकि हम किसी के सेक्रीफाइस को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मुस्लिम्स जो है उनको हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते कि दे आर बीइंग दे आर टेरराइजिंग द पीपल, क्योंकि उन पे एक दब्बा लगा हुआ है कि जहां भी टेररिस्ट अटैक होता है तो हमेशा मुस्लिम्स को ब्लेम किया जाता है। तो आप बताना चाहेंगे कि कैसे मुस्लिम्स ने भी टेररिस्ट के अगेंस्ट फाइट किया है यहाँ चिनाब रीजन में? बिल्कुल फाइट किया है। देखिए, मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जिनको हम देशभक्त कह सकते हैं। देशभक्त लोग भी हैं, अमन पसंद लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो किसी की बिला वजह हत्या करना, निर्मम हत्या करना, किसी को मारना, ये सेंसलेस किलिंग जिसको बोलते हैं, इसके अगेंस्ट हैं। ऐसे आपको ज्यादातर लोग तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। परंतु ये भी सच है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मदद की है उग्रवादियों की या टेररिस्ट की या उनके सपोर्टर्स होते थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी वो इसको लाइक नहीं करते थे, वो इसको पसंद नहीं करते थे। और उसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारे मुसलमान मिलिटेंटों के हाथों मारे भी गए हैं, परेशान भी किए गए हैं, मारा पीटा गया है उनको, उनके घरों लूटपाट हुई है, उनके यानी पैसे, प्रॉपर्टी, संपत्ति जो है उस पर उन्होंने, मिलिटेंटों ने आकर उस पर हाथ मारा है। परेशानी मुस्लिम समाज में भी बहुत हुई है। लेकिन एक फर्क मैं आपको ये बताऊं कि मुस्लिम समाज खामोश है। बाकी सारा मुस्लिम समाज ही टेररिस्ट है या सबको ही हम ये कहें कि भाई सभी एंटी इंडिया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी इतना ही भोगा है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो संघ के लोग हैं, बीजेपी के या हिंदू समाज के लोग हैं, उन्होंने ओपनली आकर संघ का विरोध किया, आज भी इसका टेररिज्म का विरोध किया, आज भी करते हैं। तो जो मुस्लिम सोसाइटी के लोग हैं उनमें भी कुछ लोग रहे हैं जो वोकल रहे हैं, आज भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको कश्मीर में भी मिलेंगे, इस एरिया में भी मिलेंगे, जो ओपनली अपना डर, अपने प्राणों का जो मोह जिसको बोलते हैं वो छोड़कर उग्रवाद का विरोध करते रहे हैं। क्योंकि हम तो ये कहना कि भाई मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी या सेक्रीफाइस नहीं दी, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी बहुत भोगा है, भुगता है, और अभी भी भुगत रहे हैं। आप कश्मीर की बात ले लो ना, एक आम आदमी जो है मिलिटेंसी की वजह से इस वक्त कितना दुख भोग रहा है, ये वही लोग जानते हैं। ठीक है सर, ठीक है। जैसे सर कुछ नाम है, जफर डुलवाल, गुलाम रसूल, गौहर भट्ट, ये ऐसे नाम है मतलब जो शायद हार्डली किसी ने सुने होंगे किश्तवाड़ में। दोज हु हैव फॉट अगेंस्ट द टेररिस्ट चिनाब रीजन में। तो सर इनका क्या रोल रहा है? आप कह रहे थे, हमारी पहले डिस्कशन हो रही थी कि एक चिंगाम छात्रों के एक हैं इनमें जिनकी खाल उधेड़ दी गई थी टेररिस्ट के द्वारा। ये मैं एक आपको जी मैं आपको ये उदाहरण दे रहा था कि किस तरह से हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त जो थे उन्होंने सफर किया, या हमारे साथी रहे हैं उन्होंने सफर किया, उनको थ्रेट्स आती रही। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे लोगों को पकड़ और उनको ह्यूमिलिएट किया, उनकी मारपीट होती गई, उनकी थ्रेट कि भाई आप चुप रहो, खामोश रहो, हमें अपना काम करने दो, आप बोलो मत, इत्यादि इत्यादि। ऐसे और भी लोग हैं। एक यहाँ बागवान मोहल्ले में रहते थे, तो वो इनकी एक्टिविटीज के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता रहनी चाहिए, तो उनको मस्जिद के सामने यानी उनकी किलिंग हो गई थी, मार दिया था।
तो इस तरह से ये घटनाएं तो हुई हैं संचित जी, ऐसा तो हुआ है। ठीक है सर। जी अब सर बात हमारी होगी टेररिज्म और आरएसएस का क्या रोल था, और आरएसएस ने 90s के टाइम पे और टेररिज्म के अगेंस्ट कैसे फाइट किया है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि जो 2013 में किलिंग हुई और 2019 में, सॉरी, जो 2019 में किलिंग हुई और 2018 में भी जो किलिंग हुई परिहार ब्रदर्स 19 की में, और हाँ हाँ। चंद्रकांत शर्मा जी की, जो 19 में हुई थी, तो जब 2018 में किलिंग हुई परिहार ब्रदर्स की, तो किश्तवाड़ का बहुत बड़ा तबका जी या जो यहाँ की पॉपुलेशन थी, उन्होंने सारा ब्लेम जो है यहाँ के लोकल एमएलए पे डाल दिया कि इट्स बिकम ए कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स। किश्तवाड़ में कास्ट डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स हो रही है और ब्राह्मण नहीं चाहती कि कोई राजपूत पॉलिटिक्स में आए, इसलिए जो है सुनील शर्मा ने किलिंग करवा दी परिहार ब्रदर्स की। ऐसी बातें हो रही थी जब किलिंग्स हुई थी। और वैसे ही जब 2019 में चंद्रकांत शर्मा जी को मारा, तो ये सारा जो है उल्टा हो गया कि राजपूत आर फाइटिंग अगेंस्ट ब्राह्मण। तो ये जो कास्ट का हाँ फैक्टर है किश्तवाड़ में चल रहा है हम्म, अभी। रिसेंटली वी हैव सीन की लास्ट ईयर जो एक सरपंच थी पुछाल से, जिन्होंने रिजाइन दिया था, एंड शी लेटर ज्वाइंड एनसी, जो एनसी में भी डीडीसी मेंबर शायद वो बनी है। तो उन्होंने भी ब्लेम लगाया था बीजेपी के ऊपर कास्ट पॉलिटिक्स खेलने का, कि ये जो कास्टिज्म है ये बहुत ज्यादा हो रहा है बीजेपी में। और आप क्या कहना चाहेंगे इसके रिलेटेड, कि क्या ये सच्चाई है, किस बात में कितनी सच्चाई है, और संघ इस बात को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? क्योंकि बीजेपी जो है इट इज एफिलिएटेड बाय आरएसएस, तो आरएसएस का क्या रोल रहता है इस नैरेटिव को काउंटर करने में? संजीत जी, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस सिलसिले में लोगों के अंदर बहुत बड़ी भ्रांतियां बनी हुई है और जो बड़ा दुखदाई है। एक बात मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो राजनीति, जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें ये जो जातिवाद है, कास्टिज्म वगैरह जिसको हम कहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये रहेगा ही रहेगा। और अगर हम खत्म भी करेंगे तो 100% हम इसको वाइप आउट नहीं कर सकते। ये जो पुछाल की आपने बात बताई, इस तरह की बहुत सारी और भी मिसालें हैं जिसमें ये भाजपा वाले नहीं करते, लेकिन दूसरे लोग, दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो कास्ट वो इज्म उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीतना है, चाहे सरपंच का जीतना हो या किसी और का जीतना हो, इतना भर तो रहता है। लेकिन संघ इसके भी खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि ये ना हो, जात पात का मसला चुनाव में ना उठे, लेकिन फिर भी उठते हैं, क्योंकि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, संघ जिम्मेदार नहीं होता है। क्योंकि जो विरोधी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनको चाहिए चुनाव, उनको चाहिए राजनीति, उनको चाहिए कि भाई हमें सरपंच का चुनाव जीतना है या एमएलए का चुनाव जीतना, कोई भी चुनाव जीतना। आप उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति देखिए, सिवाय कास्ट पॉलिटिक्स के आप वो चलती नहीं। आप कुछ भी प्रयास कीजिए, कास्टिज्म को जितना खत्म करने की कोशिश कीजिए, वो उतना उसको बढ़ाते ही रहते हैं। ये हमारी राजनीति का एक बहुत बड़ा डार्केस्ट एस्पेक्ट में आपको कहूंगा कि जात पात के नाम पर चाहे छोटी जगह हो, सरपंच का चुनाव लड़ना हो या कोई बड़ा चुनाव लड़ना, ये तो होता है। लेकिन जहां तक सवाल ये बलिदानों का है, किलिंग्स का है, इसके बारे में जो लोग कहते हैं कि भाई ये राहुल, ये जो परिहार ब्रदर्स हैं, उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो एक आगे बढ़ रहा था और वो चुनौती था, चैलेंज था यहाँ के सुनील शर्मा के लिए, या इसी तरह से चंद्रकांत ब्राह्मणों में आगे बढ़ रहा था और वो चुनौती था राजपूतों के लिए। ये सब गलत सोच है और बहुत ही नेरो किस्म की थिंकिंग है। मैं ऐसा कहने वाले या इस तरह का जो रिटोरिक फैलाते हैं या इस पर डिस्कशन करते हैं लोग, या इस इशू को उठाते हैं या इस पर चर्चा करके मजे लेते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसा सोचना आप बंद कर दीजिए। इन बड़े बड़े लोगों के, इन लोगों के जो बलिदान हुए हैं, जो इनकी सेक्रीफाइसेस हुई है, उनको बिलिटल मत करो, उनको इतना छोटा मत करो। अगर आप ये कहते हो कि भाई परिहार ब्रदर्स की इसकी अनिल परिहार की किलिंग इसलिए हुई क्योंकि उसने करवाई, तो फिर तो मिलिटेंसी की बात बीच में खत्म होगी और मिलिटेंटों ने किलिंग की और मिलिटेंट यहाँ इस प्रकार की एक्टिविटीज कर रहे हैं जो मानवता विरोधी है, फिर तो ये विषय बीच में ही खत्म हो और हम तो इनडायरेक्टली फिर मिलिटेंट्स की ही सपोर्ट कर रहे हैं। और जो उनकी रीति नीति है अलगाववाद, उग्रवाद, फिर तो हम उसका समर्थन कर रहे हैं इस तरह की बात करके। ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ,
जब पहली यहाँ जो हत्या हुई थी सतीश भंडारी की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बड़े लीडर को यहाँ मारा गया था, उसके बाद किश्तवाड़ में हालात बहुत खराब हो गए, बड़ी टेंस हो गई, हिंदू मुस्लिम तनाव भी बहुत बढ़ गया था। लेकिन धीरे धीरे जब शांति स्थापित हुई, फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने किश्तवाड़ में दौरे करने शुरू कर दी और किश्तवाड़ के लोगों को बिठाना, उनके बीच में शांति भाईचारे की बात करना इत्यादि। यहाँ के डेपुटेशन भी जाकर उनसे मिलते गए, उनसे बात करते रहे, जो भी लीडर आते थे कि भाई किश्तवाड़ को कैसे बचाया जा सकता है, मिलिटेंसी को कैसे रोका जा सकता है। एक बहुत बड़ी मीटिंग डाक बंगलो में हुई, ये 15-16 दिन के बाद, शायद 20 दिन के बाद की बात है, सतीश भंडारी की हत्या के बाद। उसमें कांग्रेस और कंथर पार्टी के लोग शायद वो आए हुए थे, उसमें डाक बंगलो में बैठे थे, और हिंदू मुसलमान सारे उन्होंने बुलाए हुए थे, उसमें हम बैठे थे। जब बात शुरू हुई तो कांग्रेस के एक लोकल लीडर ने खड़े होकर कहा, शुरुआत की, उसने कहा कि सतीश भंडारी का कत्ल किसी मिलिटेंट ने नहीं किया है, ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने ही खुद किया है। अब आप यहां से समझिए, पहली जो किलिंग हुई, इतना बड़ा बलिदान जो, और जिसका स्पष्ट था कि देखा था कुछ लोगों ने कि किस तरह से एक मिलिटेंट आया, वो सतीश भंडारी को गले मिला और अपनी पिस्टल निकालकर उसको फायर कर दिया, उसको मार दिया। यस सर। वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता था ही। या इस तरह से यही बात आगे चलकर होती रही, जब भी किलिंग्स होती रही इस तरह से करते रहे। अभी जब अनिल परिहार की किलिंग हुई थी, तब ये अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे, जिस दिन उनका संस्कार था, उसके संस्कार पर वहां आए। वहां भी इसी तरह से कुछ लोगों ने भूमिका अदा की। ये जो दूसरी पार्टी के लोग थे, भाजपा के नहीं थे, उन्होंने कुछ लोगों, कुछ नौजवानों को इशारा किया, उनको भड़काया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की गाड़ी को उन्होंने घेरा। और ये तो पुलिस से उनको सिक्योरिटी प्राप्त थी, नहीं तो उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए होते और उस पर हमला कर। क्यों? कि भाई ये बीजेपी वालों ने मरवाया, मतलब बीजेपी ने मरवाया। चाहे फिर सुनील शर्मा का नाम अगर आगे आता है उसका नाम बोलो, डॉक्टर जितेंद्र को बदनाम करना है तो उसका नाम। उससे पहले की एक पुरानी बात मैं आपको बताता हूँ। जब चीरजी में वो मास किलिंग हुई, चीरजी गांव में, नागसिंह में, वहां 6-7 लोगों को उन्होंने मार दिया, बहुत सारे लोगों को जख्मी भी कर दिया। तो किश्तवाड़ से संघ के लोग, यहाँ के नौजवान सीधे चीरजी में चले गए। वहां तो सारे इलाके में बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ था, मतलब लोग चीख पुकार कर रहे थे। वहां के लोगों को वहां से मिले, उनसे बातचीत की और उसके बाद उनको सुझाव दिया कि ये हमारे शहीद हैं, इनको हम किश्तवाड़ में ले जाकर संस्कार करेंगे, यहाँ नहीं करना है। फिर ये बात एडमिनिस्ट्रेशन भी मान गई और फिर उन डेड बॉडीज को किश्तवाड़ में लाया, शमशान घाट पर उनका संस्कार हो रहा है। फिर इसी तरह के कुछ लीडर निकले, उन्होंने कुछ नौजवानों को भड़काकर साइड पर ले लिया और उन्होंने चमन लाल मुर्दाबाद के नारे शुरू कर दिए। उस वक्त वो हमारे मेंबर पार्लियामेंट थे, चमन लाल गुप्ता। यानी वो ये कह रहे थे कि इनको चमन लाल गुप्ता ने मरवाया है। इसी तरह से बार बार होता रहा। और ये जो घटिया राजनीति करने वाले हैं, जो लाशों पर भी राजनीति करते हैं, जो शहादत पर भी राजनीति करते हैं, बड़े बड़े बलिदानों पर राजनीति करते हैं, ये करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। और ये पुरानी परंपरा है संचित जी हमारे देश की, कि हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ऐसा ही आजादी की लड़ाई में भी हुआ, हमारे देश भक्तों को बदनाम करते रहे, चाहे वो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, कोई भी थे। या हमारे जो ये रहे सुभाष चंद्र बोस, उनको टोजो का पिट्ठू कहा गया, लिखा गया अखबारों में, ऐसा इतने बड़े देश भगत को बदनाम किया गया, कहा गया कि ये तो उसका पिट्ठू है। आप मतलब इसमें देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए, पुलवामा का अटैक हुआ, पुलवामा का हमला हुआ, उसमें भी लोगों ने यही कहा कि ये किसी पाकिस्तान ने नहीं करवाया, उग्रवादियों ने, ये तो इन्होंने खुद कराया है, सरकार ने खुद करवाया है। ये दुर्भाग्य है, ये बदकिस्मती है खासकर। और मैं इसमें स्पष्ट रूप से आपको बताऊं, ये हिंदू समाज के अंदर ही ऐसा है। ये हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू दोस्त, हमारे हिंदू लोग ही जल्दी इस भ्रांति में आते हैं, जल्दी इस चीज को उछालते हैं और इस तरह की ये जो चीजें हैं, इस तरह की बातें जो है ये करते हैं, जिसमें डिवीजन है, जिसमें शत्रु पक्ष को मदद करने वाली बात है, अपरोक्ष रूप से जिसमें हम टेररिस्टों को या विदेशी ताकतों को या उन साजिशों को सपोर्ट करते हैं, जब इस तरह की बात करते हैं। ये हमारी नासमझी की हद है।
हम लोगों की हिंदू समाज के अंदर ये सबसे बड़ी नासमझी है कि इस तरह की चीजों को इस तरह से उछालते हैं, छोटी छोटी अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, अनिल परिहार की हत्या इसलिए होगी क्योंकि अनिल शर्मा को खतरा था, चंद्रकांत की परिहार की हत्या इसलिए होगी क्योंकि राजपूतों को खतरा था। ये सारा गलत है। ये जो लोग इसको ये फैला रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। हमारा तो यही कहना है, सब लोगों से यही कहना, विशेषकर अपने नवयुवकों से, नौजवानों से, कि इन बातों में मत आओ, इन भ्रांति में मत आओ, बातों को परखो, जांचो और समझदारी से काम लो। अगर आप इस तरह से कहोगे तो मिलिटेंसी का फैक्टर अपने आप खत्म हो गया, और मिलिटेंटों पर कोई ब्लेम लगाने का तो फिर मतलब ही नहीं है। वो हमारा शत्रु पाकिस्तान है, वो यहाँ साजिश कर रहा है, वो हमारे देश को तोड़ना चाहता है, जम्मू कश्मीर को तोड़ना चाहता है, हमें यहाँ से निकालना चाहता है। ये रिटॉरिक जो है ये कमजोर पड़ जाता है, ये खत्म हो जाता है। तो इस तरह की नासमझी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, एक समाज होकर खड़े होना चाहिए और इन बातों को समझना चाहिए। ये महान बलिदान है, ये छोटी मोटी जात पात को लेकर ये मारे गए, ऐसा नहीं। ठीक ठीक। एंड सर यही जो जी कास्टिज्म का ही फैक्टर था जो चल रहा है, तो यही एक चीज जो अभी आरएसएस के ऊपर ब्लेम एक और लगता है, जो अभी हम यूनिवर्सिटीज में सुनते हैं या काफी यंगस्टर्स लोग हैं वो इस पे ब्लेम लगाते हैं आरएसएस के ऊपर, कि आरएसएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया उन लोगों के लिए जिनको अपनी पॉलिटिकल करियर को चमकाना है। वो आरएसएस में जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बीजेपी में आ जाते हैं और अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं। वो आरएसएस का जो मूल भाव है सेवा का, उसको भूलकर डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जाने लग गए हैं। और आरएसएस के भी कुछ ऐसे मेंबर्स के ऊपर ब्लेम लगता है, लोकल किश्तवाड़ में भी और बड़ी जगह जम्मू रीजन में अगर बात करें, कि उन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं आरएसएस में रहकर। तो ये कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या आरएसएस सच में ग्राउंड लेवल पे काम करता है, या फिर जो आरएसएस के वर्कर्स हैं, क्योंकि जो उन पे ब्लेम लगता है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाई है उन्होंने आरएसएस से जो फंड आया है, ग्राउंड लेवल पे बात नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और अपना जो जितना भी काम है, सेवा का काम वो सोशल मीडिया पे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे नहीं करते हैं। तो इस बात पे कितनी सच्चाई है? देखिए, इस बात में सच्चाई तो कुछ भी नहीं है। ऐसे संजीव जी, जैसे मैंने आपको कहा कि संघ वास्तव में क्या है, इसकी भूमिका दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं। और संघ के विषय में मैंने आपको बहुत सारा बताया भी, संघ क्या करता है, संघ का उद्देश्य क्या है, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि हम तो संघ में यही दोहराते हैं कि हम अपने राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाएं, देश को संगठित करें, हमारे लोग देशभक्त बने, देश पहले और बाद में हम, ये इस तरह की भावना हो, चरित्रवान लोग हमारे बने, समाज संगठित हो, समाज के अंदर समरसता हो और हमारा समाज शक्तिशाली हो, देश शक्तिशाली हो। ये संघ का उद्देश्य इसी लोग को लेकर काम करता है। देखिए संचित जी, संघ का काम है मैन मेकिंग का, लोगों को संस्कार देना और उनको तैयार करना। लेकिन इंसान की अपनी प्रकृति रहती है, अपनी नेचर रहती है, अपनी फितरत रहती है। ये आवश्यक नहीं है, अगर हम 100 लोगों पर प्रयास करते हैं कि 100 के 100 ही देशभक्त बनेंगे, 100 के 100 ही चरित्रवान बनेंगे, ये संभव नहीं है। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे अवश्य है जो निकलेंगे। ये तो ये मानसिकता है, सोच है इंसान की, उसकी फितरत जिसको बोलते हैं ह्यूमन नेचर, ये वो है। तो कुछ लोग तो ऐसे निकलेंगे ही। तो ये जो कहना है कि कुछ लोगों ने तिजोरियां भरी, कुछ लोगों ने कमाई की, कुछ लोगों ने कोठियां बनाई, हुआ होगा ऐसा, हम इसमें इनकार नहीं करते। लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है और नहीं ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य है। कुछ लोग अगर बिगड़ जाते हैं, वो संघ से निकलकर गलत काम भी करते हैं, संघ में रहते हैं कुछ देर, उसके बाद निकलकर संघ का ही विरोध भी करते हैं, ऐसे लोग रहे। संघ में रहकर सब कुछ सीखने के बाद फिर वो गलत काम करते हैं, फिर वो देश के अहित के लिए काम करते हैं, समाज के अहित के लिए काम करते हैं, समाज का ही विरोध भी करते हैं। ऐसे लोग भी आपको अवश्य ही मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। संघ फिर भी जो मूल उसकी भावना है, उसके अनुरूप, मूल उसका उद्देश्य उसके अनुरूप चल रहा है, काम कर रहा है, और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सफलता भी मिल रही है। आपने जो कहा कि यूनिवर्सिटी में हमारे नवयुवक लोग इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह का डिस्कशन करते हैं, इस तरह की सब, मैं उन सभी नौजवान दोस्तों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि भाई, अच्छे लोग बुरे लोग सब जगह है। संघ चाहता है कि हमारे सभी लोग श्रेष्ठ बने। हम व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं, लेकिन निर्माण करते करते कभी
सबका निर्माण नहीं हो पाता है। जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ कि कोई गणेश जी की मूर्ति बनाने चला था, लेकिन लास्ट में उसने देखा कि वो मूर्ति तो बंदर की बन गई, वो तो कुछ और ही बन गई। तो कई बार ऐसा हो सकता है, परंतु ये बहुत कम उदाहरण है। और ये जो कम उदाहरण है, थोड़ा बहुत इस तरह का जो नेगेटिव एस्पेक्ट रहता है, हमें उस पर जोर नहीं देना चाहिए या उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानना चाहिए। हमें इम्पोर्टेंट मानना चाहिए कि व्हाट इज बेसिकली आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मूलतः क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उनसे आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न तो कभी हटा है, न उनको उसने कभी छोड़ा है। संघ अपनी रीति नीति से समय के अनुसार निर्णय लेता है और काम को आगे बढ़ाता है। इन सभी नवयुवकों को मेरा संचित जी एक यहाँ से एक मैसेज है कि आप लोग डिस्कशन करो, जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं उन पर आप बोलते हो, आप डिबेट करते हो, आप चर्चा करते हो, अच्छी बात है, लेकिन डिस्कशन पर ही मत छोड़ो, चर्चा पर ही मत छोड़ो, उससे आगे बढ़ो। सभी नवयुवक, क्योंकि ये जो नवयुवक होते हैं उनकी एज एक ऐसी एज होती है जब जोश होता है, वो कुछ नया करना चाहते हैं, नया जानना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, जो भी नैरेटिव सेट होता है उस पर वो बोलना चाहता है, अपने व्यूज देना चाहता है, अच्छी बात है। लेकिन वहां से वो आगे बढ़े, आगे बढ़ेगा कैसे? जब उसका माइंड उस चीज के बारे में इंक्विजिटिव होगा। देखो जैसे यही जात पात की बात आती है, ब्राह्मण और राजपूत की बात आई, अगर ऐसी बात कोई उठाता है, चलो आपने डिस्कस किया, आपने सुना, उस पर अपने विचार भी दिए, लेकिन उससे आगे चलो, आगे बढ़ो, उसमें देखो, संघ में जाकर देखो कि जात पात नाम की चीज संघ में है क्या, क्या ये चीजें संघ करता है इन चीजों का प्रचार, की इसके लिए अलग लोग हैं जो अपने स्वार्थ के चलते इन चीजों को बढ़ाते हैं और उठाते हैं। देखो जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि ये मनुवादी है और ये मानववादी है। ये मनुवादी कह करके क्या संदेश देते हैं कुछ लोग, कुछ राजनीतिक नेता, वो अपने समाज के अंदर जात पात को बढ़ाना चाहते हैं। ये मनुवादी मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, शास्त्रों को मानने वाले लोग हैं, और ये बाकी लोग ही दलित हैं जिनको मनुवादियों ने सताया है। ठीक ठीक। मेरा ये मानना कहना है कि अरे भाई पहले मनु को तो पढ़ो, ठीक है आपने डिस्कशन में भाग, उसकी भी बात सुनी, इसकी भी बात सुनी। हर नौजवान का ये फर्ज है कि अपनी डिस्कशन से, अपनी डिबेशन से आगे बढ़े, आगे जाए। लेट हिम बी इनक्विजिटिव, वो इंक्वायर करे, हर चीज को देखे कि भाई आखिर सच में क्या है, ये मनुवाद आखिर है क्या। जात पात के लिए बहुत सारे नौजवान पसंद नहीं करते इसको। हमारी जो इस वक्त की नौजवान पीढ़ी है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, प्रोग्रेसिव है, इस तरह से लगता है, कोई जात पात पसंद नहीं करते। लेकिन जो जात पात फैला रहे हैं या जहां कंट्रोवर्सी होती है जात पात पर, उन्होंने उस पर काम करना है, उस पर रिसर्च करनी चाहिए, उस पर किताबें पढ़नी चाहिए। आखिर मनुवाद क्यों कहा गया, मनु महाराज को, मनुस्मृति को क्यों बदनाम किया गया? भाई उसमें इतना बुरा क्या है? जरा देखिए मनुस्मृति, उस भाष्य पढ़े, देखिए बताया है। अगर मनु को उधर वो जो ये जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें मनु को बोलते हैं फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ द वर्ल्ड, हमारे भारत से बाहर, यहाँ तक कि यूएनओ में भी कहा गया है कि मनु हैज बीन द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई इतना बड़ा सम्मान अगर जिसको दिया जाता है, उसके नाम से हम सोशल डिवीजन कर रहे हैं, लोगों में घृणा फैला रहे हैं, क्यों ना हम उसको स्टडी करें, क्यों ना हम उसको आगे जाकर देखें। इसी तरह से आरएसएस के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, मैं अपने नौजवान दोस्तों को कहना चाहूंगा, आप आरएसएस में जाओ, आरएसएस को देखो, आरएसएस के लिटरेचर को पढ़ो, उनकी किताबों को पढ़ो, उनके जो अगर कोई ऑर्गन्स हैं इस तरह के, कोई जर्नल्स हैं उनको पढ़ो, कुछ किताबें निकलती हैं उनको पढ़ो। आरएसएस के अधिकारियों के पास जाओ, जिला प्रचारक या जिला अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारियों के पास उनको जरूर जाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके पास बैठना चाहिए, आरएसएस ऑफिस में जाना चाहिए। या जैसे मैंने आपको बताया कि www.rss.org, इसको खोलें, इसको खंगालें और 1925 से लेकर इस वक्त तक देखें, उनको नजर आएगा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सभी आरोप जो है ये सिर्फ रिटोरिक्स हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं है, नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनकी बेस में, इनकी बुनियाद में कुछ नहीं, सारे बेसलेस चार्जेस हैं, कोई कभी प्रूव नहीं हुआ है। ये कुछ स्वार्थी लोग
कुछ विकेड माइंडेड पर्सन्स जो हैं, जिनकी सिनिस्टर डिजाइनिंग है, सिनिस्टर डिजाइनिंग आई वुड कॉल इट, अगेंस्ट आवर सोसाइटी, अगेंस्ट आवर समाज, अगेंस्ट आवर नेशन, उन लोगों की बनाई हुई चीजें हैं। ठीक सर। और इसमें आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इस काम में लगे हुए हैं। तो सर हमारे नौजवानों को डिस्कशन से आगे बढ़ उस चीजों को टटोलना, उनको जांच परख करना बड़ा जरूरी है, देखना चाहिए। एंड सर एक और चीज है कि जो किश्तवाड़ की अगर बात करेंगे तो जम्मू रीजन की बात होगी, ऐसे ही किश्तवाड़ से बड़े रीजन है जम्मू में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो जो गांव वालों का रिप्रेजेंटेशन है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो उतना नहीं है। जैसे किश्तवाड़ की बात करें तो पाडर एक एरिया है जहाँ से संघ का गढ़ माना जाता है पाडर, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है मोस्टली संघ को सपोर्ट करती है। और ऐसे बड़े सारे एरिया हैं जहाँ पे जो बीजेपी का वोट बैंक है, वोट बैंक माने जाता है ऐसे एरियाज बीजेपी के। तो उन एरियाज का जो रिप्रेजेंटेशन है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो अभी तक क्यों एक्टिव नहीं है, और आरएसएस इसके लिए क्या कर रहा है जम्मू रीजन में उस रोल को बढ़ाने के लिए, ताकि गांव में भी अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग होगा तो हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग होगी। ऐसी बात नहीं है संचित जी। देखो, आप अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बहुत सारे नेता लोग हैं, लीडर लोग हैं, एमएलए वगैरह हैं, वो आपको ग्रामीण भूमिका वाले लोग ही मिलेंगे। आप किश्तवाड़ की बात करते हैं, अनिल शर्मा जी की बात करते हैं, गाँव में रहते हैं, वो हट्टा गाँव के रहने वाले हैं। इसी तरह से शक्ति परिहार हैं या वो दिलीप जी हैं, ये मैं यहाँ के जो एमएलए रहे उनकी बात बताऊँ, सब गाँव के क्षेत्रों से ही आए हुए हैं। हाँ, पर्टिकुलर आप बात करते हैं पार्डर की, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अभी उतना बड़े लेवल का कार्यकर्ता वहां से कोई निकला नहीं है या क्या है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो पॉलिटिकल उनका जो सेटअप है, ये तो उसका काम है देखना। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि हर गांव में हम पहुंचे, हर गांव में रिप्रेजेंटेशन हो। हमारी एक डिवीजन रहती है यानी संघ की तरफ से, कि भाई जैसे बस्तियों में बांटना, फिर उसके बाद ब्लॉक में बांटना, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में बांटना, उसके बाद भाग, फिर विभाग, और फिर संभाग, और उसके बाद फिर प्रांत। इस डिवीजन में हम हर जगह जाने की कोशिश करते हैं संघ की तरफ से। और अगर संघ की शाखा वहां नहीं है लेकिन संघ का संपर्क है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जो यहाँ किश्तवाड़ में कलेक्शन हुई है, कोई गांव खाली नहीं रहा है। संघ के स्वयंसेवकों ने ही ये किया। संघ के स्वयंसेवक हर गांव में पहुंचे और हर गांव के वहीं के कार्यकर्ताओं को खड़ा किया और उन्होंने कहा कि अब आप लोग अपने एरिया में कलेक्शन करो। और 1.5 करोड़ के करीब आसपास हमें यहाँ से धन संग्रह हुआ किश्तवाड़ से, जो हमारी अपेक्षा से भी बहुत बाहर था। ये सभी संघ के लोगों ने समाज के सहयोग से किया। बाकी सब नवयुवकों को साथ लेकर किया है। संघ सब जगह पहुंचता है, सबको साथ लेने की कोशिश तो इसकी संघ की है ही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, वो तो अपनी पॉलिसी और अपनी नीति से इसमें काम करता है। एंड सर एक और सवाल है कि जो अभी भाजपा है लोकल, अगर जब हम बात करें डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की भाजपा है, तो बड़े सारे ऐसे आप बता रहे थे कि हमारे पुराने कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए हैं, अपना जो बलिदान दिया है, और बहुत ही मुश्किल घड़ी में भाजपा के जो साथ रहे हैं आरएसएस के कार्यकर्ता, उनका जब मन हुआ कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए और भाजपा में कोई पद संभाले, तो उनको उससे वंचित रखा गया। और उसकी बजाय उन्होंने जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, ऐसा ब्लेम लगता है सिटी में अभी कि कांग्रेस के लीडर्स को इंक्लूड करना शुरू कर दिया और हाईएस्ट पोजीशंस पे उनको रखा सिटी में, और उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया बीजेपी का किश्तवाड़ में। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हम अपने पुराने कार्यकर्ता हैं उनको भूल के और उन लोगों को रख रहे हैं जिनका कोई सहयोग नहीं रहा है आरएसएस और भाजपा में? संचित जी, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन या जिस तरह से जो आप पूछ रहे हो और जो ऐसा लोग सोचते हैं, ये भी थोड़ा उनकी सोच में मैं समझता हूँ कि थोड़ी दिक्कत है, या इसको कहो कि ये भी थोड़ी नेरो है, इसमें कोई दूर अंदेशी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, किश्तवाड़ में जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, जो अभी आपने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया और नया लाया गया, ऐसा नहीं है। यहाँ के सभी पुराने कार्यकर्ता बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात आपने बताई,
हमारे जितने भी प्राणीकर्ता हैं लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब नए लोगों को लाना है और नया आदमी कोई होना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए, इसमें राजनीतिक दलों का प्रयास रहता है। देखो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो राजनीतिक दल ये चाहेगा कि मेरे अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग और बाकी जो दूसरे दल हैं, दूसरे दलों के लोग भी आए। देखिए अगर कांग्रेस से कोई भाजपा में जाता है, अगर मुझे कोई पूछे तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और भाजपा में आकर अगर यहाँ उसको ओहदा मिलता है, वो भी उसकी अपनी प्लानिंग है, अपनी पॉलिसी है। अभी जो किश्तवाड़ में चेंजेस आई है, संचित जी मैं आपको किश्तवाड़ के संदर्भ में बताऊं। जी सर। यहाँ किसी भी पुराने कार्यकर्ता को वो साइड लाइन करके किसी नए कार्यकर्ता को लाया है, ऐसा मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ किसी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया तो उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने हमारे कुछ लोग हैं, वो सब बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं। कोई तहसील प्रेसिडेंट रह चुका है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, चुनाव भी लड़े हैं उन्होंने, सारे अवसर उनको प्राप्त किए और वो उसके बावजूद अब भी पार्टी में लगे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पार्टी में इस तरह की सोच नहीं है। ये सब तो उन लोगों की सोच है जिन्होंने भाजपा में काम तो करना है नहीं लेकिन इस तरह के चर्चे करने हैं, जिन्होंने संघ में काम तो करना है नहीं लेकिन इस तरह के चर्चे करने, जिन्होंने प्रैक्टिकली अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, न पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर जाकर करना है, न सोशल प्लेटफॉर्म पर करना है, केवल चर्चाएं करनी है। संचित जी ये उन लोगों की फैलाई हुई बात। ठीक ठीक सर। होते हैं कुछ लोग डिस्ग्रंटल्ड जिनको हम बोलते हैं, जो फील करते हैं, ऐसा एक डिस्ग्रंटल्ड लोग होते हैं, उनके अपने कुछ बहाने भी होते हैं, करते हैं वो बात, वो तो करेंगे, वो हमेशा आपको इक्का दुक्का इस तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन मुझे किश्तवाड़ में ऐसा नहीं लगता है। हाँ, ऑन दी पॉलिटिकल ग्राउंड्स जो राजनीतिक ये दाव पे चलते रहते हैं, उसके नाते तो यहाँ चर्चाएं होती रहती हैं, उसके नाते तो यहाँ ये जो बैक बाइटिंग है ये तो होती रहती है, या इस तरह की जो साजिशें होती है, इस तरह की बातें फैलाई ही जाती हैं। देखो वो भाजपा में आया, वो भाजपा से निकल गया, वो अब रूठा है, वो अब खुश है, ये बातें खत्म नहीं होंगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, इस तरह की कोई भी बात नहीं। हम यहीं रहते हैं और यहाँ देख रहे हैं हम ये सारा कि भाई यहाँ किसी भी हाँ, कोई भाजपा का पुराना कार्यकर्ता खुद ही निष्क्रिय हो गया, खुद ही इनएक्टिव हो गया, खुद ही पार्टी से अलग जाकर बैठ गया, तो ऐसे भी बहुत हैं जो अब नहीं कर सकते या जिनकी इच्छा काम करने की नहीं है, लेकिन किसी ने उनको साइड लाइन किया है और उनकी कॉस्ट पर किसी को लाया है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं। इस प्रकार का सारा प्रचार या खेल जो भ्रामक है, ये सब राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस तरह का जो कुछ भी ठीक सर। एंड सर एक और चीज है जो आरएसएस में या जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको आरएसएस एफिलिएट करती है या स्टूडेंट्स यूनियन है, उनमें बताया जाता है कि ग्रुपिज्म की जो बात है वो बहुत ज्यादा हो रही है। जो ग्रुपिज्म है जो एक कारण बन सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ने का। तो आपको क्या लगता है कि जो ग्रुपिज्म आरएसएस में या भाजपा में बढ़ रहा है या पहले था अब नहीं है और फ्यूचर में अगर होगा तो उसको कैसे आरएसएस रोक सकती है ताकि समाज बटे ना, अलग अलग विजन्स ना दिखाए जाए लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा एक क्लियर विजन हो और उसी में काम हो। ये हाँ ठीक है संजीत जी, ये आपका ऐसा मानना सही है कि लॉबिंग, लॉबी सिस्टम और ग्रुप सिस्टम, हाँ ये है, ये चलता है। ये आपको छोटी जगह पर भी मिलेगा, बड़ी जगह पर मिलेगा। संघ में ऐसा तो नहीं है लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा रहता है। लेकिन ऐसा है कि नजर इस पर बनी रहती है, जो टॉप ब्रॉस है, बड़े अधिकारी हैं जो चलाते हैं भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी, उनके बीच में ऐसा तो नहीं है। लेकिन छोटे लेवल पर अगर है तो उनकी नजर इस पर होती है, वो उसको ठीक करते हैं समय। इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर संघ में कहीं लगता है कि कहीं कोई ग्रुपिज्म है, कोई लॉबिंग है, पहले तो ऐसा है नहीं, अगर है भी कहीं, हम 100% इसको नकार नहीं सकते, होता है, तो उसको संघ के अधिकारी ठीक कर लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो काम करने का जो तरीका है, ये जो फिलॉसफी है, वो है फैमिली बेसिस, फैमिली कंसेप्ट, परिवार की जो भूमिका रहती है, परिवार की जो सोच है, वही हम सब लोग एक ही फैमिली के हैं।
इस फैमिली में छोटा भी है बड़ा भी है। छोटा कुछ शरारतें करेगा, बड़ा हो सकता है उसको डांटेगा, और जो उससे भी बड़े हैं वो सारी फैमिली को चलाने वाले हैं। सब ने फैमिली की भावना से बैठकर इन चीजों को सॉर्ट आउट करना होता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि भाई इसको निकालो, इसको दंडित करो, ये अब खराब है, ये अब बिगड़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। संघ ने ये सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। संघ में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने संघ के ही अंदर काम किया, बड़े प्रचारक रहे, बहुत सारा नाम कमाया, उसके बाद संघ का ही विरोध भी किया। लेकिन संघ ने इन सभी चुनौतियों को इनके साथ सामना किया और इसमें से निकल आए। और नुकसान उन्हीं का हुआ जिन्होंने संघ का विरोध किया या जो संघ को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनके अपने का ही नुकसान हो गया। ठीक सर। तो ये तो ऐसा संचित है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक देशव्यापी संगठन है। वो इन सब चीजों को देखता है, उसकी नजर है, उनको धीरे धीरे ओवरकम करता है और इसमें सफलता मिल ही जाती है। कुछ एक आध बातों को छोड़ के, एक्सेप्शन को छोड़ के, बाकी सब जगह संघ इसमें सफल रहता है। ठीक सर। भाजपा में ऐसी चीजें आ सकती क्योंकि राजनीतिक दल है। ठीक सर। लेकिन उनका कर्तव्य बनता है, उनका फर्ज बनता है कि वो इन चीजों को चेक करें, देखें, लॉबिज्म या ग्रुपिज्म ये नहीं होता। ठीक सर, ठीक है। एंड एक और चीज है कि आरएसएस ने इतना सारा काम किया है और ब्लेम्स भी लगे हैं जिनको आपने काउंटर किया। तो करंट सिचुएशन जो है अभी कोविड पैंडेमिक की, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट, और इंडिया में भी काफी ज्यादा ब्लेम लगा है कि इंडिया स्प्रेडेड द कोविड कोरोना वायरस को इंडिया ने स्प्रेड किया है, एक सुपर स्प्रेडर की तरह काम किया है इसने। तो आरएसएस ने कोविड के टाइम पे, कोविड पैंडेमिक के टाइम पे क्या काम किया है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी एनजीओज है जो है, उनका न्यूज में आता है कि वो काम कर रहे हैं, और आरएसएस का कहीं हमने सुना नहीं कि इट हैज डन अ ट्रेमेंडस वर्क ड्यूरिंग द पैंडेमिक, और अभी कर रही है या नहीं कर रही है। तो प्लीज क्लैरिफाई दिस कि आरएसएस का रोल अभी पैंडेमिक के टाइम पे क्या रहा है? ठीक है संचित जी, देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बात बताऊं, जब भी देश पर कोई संकट आता है, प्राकृतिक आपदा हो या कोई दूसरी आपदा हो, युद्ध की स्थिति हो या कोई भी हो, आरएसएस को आप हर जगह देखेंगे, आरएसएस कहीं भी न पीछे रहा है न रहेगा। बड़ी बड़ी बाढ़ें आई हैं और संघ ने सारे देश के अंदर काम किया है और उन लोगों की सहायता करवाई है। मैं आपको बताऊं, आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, ये 70s की बात है, और आंध्र प्रदेश में बहुत यहाँ हमने धन संग्रह किया था, सभी घरों में गए। पूरा उस वक्त हमारा नॉर्थ इंडिया जो उसको पंजाब प्रांत कहते थे, पूरे पंजाब प्रांत में, मतलब नॉर्थ में जितनी भी स्टेट्स आती हैं, सभी स्टेट्स में बाद में एक रिपोर्ट इसकी बनी कि पंजाब प्रांत में। जी सर। जी सर बोलिए। जी संजीत जी, हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हाँ, कि पंजाब प्रांत ने आंध्र प्रदेश कितना धन इकट्ठा किया है, कितना पैसा इकट्ठा किया है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट से कितना आया, साउथ से कितना आया, वेस्ट से कितना आया। ये आंध्र प्रदेश की बात जो हमारी आंखों देखी, और तब हम कोई उतने बहुत बड़े कार्यकर्ता भी नहीं थे संघ के। यहाँ संघ का हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता निकलकर इसके लिए धन संग्रह करता था, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हमको आए। अगर हम घरों में गए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हमको आंध्र से क्या लेना देना है, वो तो, और यहाँ भी हमको आएगा भी नहीं, चुनाव कभी ऊपर चढ़ेगा भी नहीं। लेकिन हम उनको समझाते थे कि भैया ठीक बात है, चुनाव यहाँ नहीं आएगा, या आंध्र बहुत दूर है, लेकिन हमारा देश है, वो लोग हमारा ही अंग है, हमारा ही पार्ट है, उनके लिए करना हमारा कर्तव्य है। ठीक सर। यानी यानी ऐसी सोच संघ के एक छोटे से छोटे स्वयंसेवक की भी रही है, और ये कोई छोटी सोच ये संघ ही क्रिएट कर सकता है कि आंध्रा और किश्तवाड़ एक। इसी तरह से ये में बाढ़ की अभी भी देखिए, आप उड़ीसा में बाढ़ आई, गुजरात में बाढ़ आई, या हर साल आती रहती है। संघ वहां, आप ये मान के चलना कि संघ कहीं न कहीं लगा होगा। अब पेंडेमिक की बात आई है, देखिए जम्मू कश्मीर की बात मैं आपको बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में हर जिला हेडक्वार्टर पर एक आइसोलेशन सेंटर इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से चल रहा है। कुछ कहीं कहीं पेशेंट्स हैं आइसोलेशन में, और कहीं कहीं अभी
आइसोलेशन सेंटर्स हमारे खाली। जम्मू, कठुआ, सांबा वगैरह जो शहर है, मेन सिटीज हैं, इनमें तो ज्यादा आइसोलेशन सेंटर्स है। जम्मू में जो वो जो यात्री निवास है, त्रिकुटा यात्री निवास अम्फला में है, वहाँ कोई 20 एक बेड रखे हुए हैं वहाँ आइसोलेशन सेंटर, और वहाँ 15-20 पेशेंट जो ठीक होकर चले भी गए। बाकी जो शहर में आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनमें शायद नौबत नहीं आई होगी उसमें, लेकिन रहे। एक बात। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में संघ ने एक योजना बनाई कि दवाई, काढ़ा और बाकी जो जरूरत का सामान है, ये उन घरों तक जरूर पहुंचाना है जो कोविड की वजह से सफर कर रहे हैं। इसलिए संघ ने अपना टेलीफोन नंबर दिया कि भाई अगर किसी घर में वो लोग बाहर नहीं जा सकते किसी वजह से, हॉस्पिटल में है, कुछ लोग वहां अटेंड कर रहे हैं, घर में कोई नहीं है बच्चों, तो वो फोन करें, हम उनको डिलीवरी दे देंगे घर में जो भी सामान उनको, इसको होम डिलीवरी कहते हैं। उस बेसिस पर काम किया। काढ़ा पाउडर फार्म में बांटा। मैं यहाँ किश्तवाड़ की बात आपको बताऊं, यहाँ हमारे स्वयंसेवकों ने काढ़ा घरों में जाकर दिया है, पाउडर फार्म में वो पैकेट दिया है। उसके अलावा जम्मू में तो काढ़ा बनाकर भी दिया, कंटेनर्स में ले गए, सुरक्षा बलों को देते रहे, तो हॉस्पिटल्स में जो नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको वो काढ़ा वगैरह दिया, इस तरह की सेवा की। और अगर कहीं फूड पैकेट्स देने हैं, फूड यानी जिस जगह की जहां की जैसी जरूरत थी, ऐसा काम किया। सारे देश में हो रहा है। अभी आपने जो ये बात कही कि ये कहीं देखा नहीं सुना नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैंने ये चैनल्स पर देखा है। हाँ, इतना जरूर है कि काम आता है। सेवा भारती का काम दिल्ली में कैसे हो रहा है, या कुछ संस्थाओं का काम उत्तर प्रदेश में कैसे हो रहा है, या पिछले 2020 में जब मजदूरों का पलायन हो रहा था, तो नागपुर में संघ ने किस तरह से सभी मजदूरों को जो पलायन कर रहे थे उनके लिए व्यवस्था की थी, ये मैंने संचित जी खुद टेलीविजन पर देखा है, दूरदर्शन में आता रहता है। तो लेकिन क्या है कि बहुत सारी कवरेज जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती, क्योंकि संघ का एक उद्देश्य और भी है कि भाई हमें काम चाहिए, हमें प्रदर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि संघ का काम प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये तो काम है काम के लिए। मैं आपको अभी किश्तवाड़ की बात आपको बताता हूँ कि किश्तवाड़ में सेवा भारती ने ये जो आयुष 64 है दवाई, उसके 2 सेंटर खोले जहाँ फ्री मेडिसिन जो है वो लोगों को दी जाएगी। एक तो किश्तवाड़ में सेंटर खोला है और एक पाडर में खोला है। लेकिन इसका कोई प्रदर्शन नहीं है, कहीं इन प्रेस रिपोर्टर्स को नहीं बुलाया या मीडिया कर्मियों को नहीं बुलाया, भाई हमारी फोटो खींचो और बाहर डाल दो, ठीक है ना। इस तरह से संघ में बहुत कम होता है। हाँ, अगर आते हैं ये मीडिया वाले तो वो पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे आप मीडिया का काम करते हो या दूसरे मीडिया के लोग हैं, वो जाए ना, संघ के हेड ऑफिस में जाए, जम्मू में जो केशव भवन है, वहां संघ के हमारे जो प्रचारक हैं, इसके प्रांत प्रचारक, उनसे बैठ के बात करें, उनका इंटरव्यू ले, वो सारी जानकारी देंगे, पूरे देश भर की जानकारी देंगे। और संघ मैक्सिमम काम कर रहा है जो इससे हो सकता है। टेम्परेरी हॉस्पिटल भी चला रहा है। ये जो कम्युनिटी लंगर्स होते हैं, जहां से फूड पैकेट दूसरों को दिए जाते हैं, ये भी चला रहा है बगैर प्रदर्शन के, क्योंकि संघ ने इन सेवा का काम करना है, राजनीति नहीं करनी। ठीक है, इसलिए संघ ये कभी नहीं चाहता, जो बाकी लोगों को सेवा दिखावे के लिए करनी है, राजनीति ज्यादा करनी है, इसलिए वो ढंडोरा ज्यादा पीटते हैं और ज्यादा उसको प्रदर्शनात्मक बनाते हैं। संघ है ही इसी के लिए। संघ का मतलब ये यानी सर्विस अनटू सोसाइटी, सर्विस अनटू यानी स्वयं सेवक संघ, सेवा का संघ धर्म जी। तो हाँ, सेवा परमो धर्म इसका उद्देश्य है। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन था सर ये आपके साथ, मतलब काफी अच्छा लगा कि आपने बहुत सारी चीजें जो है क्लैरिफाई की पॉलिटिक्स के रिलेटेड। हालांकि हमारे पास टाइम, हाँ संचित, हमने ज्यादा टाइम ले लिया, बट ये है कि काफी ज्यादा चीजें। हाँ जी सर। कोई बात नहीं, आप और टाइम ले सकते हो। मैं एक दो बातें बताना चाहूंगा। आपने पीछे जो बैन का प्रश्न उठाया था ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन, क्या अब हम इसको ले सकते हैं, जो 3 बैन लगाए थे संघ पर? सर आपको फिर ये संक्षिप्त में बोलना पड़ेगा, शॉर्ट में समझाना पड़ेगा, क्योंकि सर टाइम खत्म हो रहा है। तो फिर किसी समय इस विषय को लेते हैं, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है सर, तो थैंक यू सर। मतलब सो लेट्स रैप द सेशन, रैप इट अप, वी आर गोइंग टू रैप द सेशन। और अभी काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करते हुए, और आपने जो चीजें बताई आरएसएस के बारे में और उनका जो रोल रहा है जम्मू कश्मीर में,
तो सर आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहिए आज की डिस्कशन के बारे में, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, जो भूल चुकी है, मतलब हाँ, दोज हु डोंट एक्नॉलेज द सैक्रिफाइसेस, और उनको क्या करना चाहिए, और आरएसएस का फ्यूचर कोर्स क्या रहेगा जेएनके में? कि आरएसएस का फ्यूचर कोर्स जे में वही है जो सारे देश में है, ठीक सर। कि हमारा जम्मू कश्मीर संगठित रहे, भारत के साथ रहे, और सारे देश में एकता हो, अखंडता हो। ये जो डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस हैं, डिसरप्टिव फोर्सेस हैं, वो हमारे देश पर हावी ना हो सके। फिर जो संकट काल है ये सारा निकले, संघ की यही कोशिश है। और हम अपने देश को परम वैभव पर कैसे ले जा सकते, इसको अपने गुरु की गद्दी पर, विश्व गुरु की गद्दी पर कैसे बिठा सकते हैं, एक सुपर पावर कैसे बना सकते हैं। ठीक हर सर। फील्ड में, साइंस और टेक्नोलॉजी में, अध्यात्म में, धर्म में, समाज में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हर चीज में हम आगे कैसे ले जाते हैं, ये संघ का प्रयास आगे भी रहेगा। जो हमारे नौजवान मित्र हैं, जिनके लिए आपने कहा कि उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ इसमें संचित जी, कि ये जो टाइम है, इस वक्त जो टाइम जा रहा है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये इंडियन माइंड के लिए एक टेस्ट है। हमेशा हमने इम्तिहान दिया है, इस देश के समाज ने परीक्षाएं दी हैं, लेकिन ये एक और टेस्ट है। टेस्ट ऐसा है कि इस वक्त डिसरप्टिव फोर्सेस न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी काम कर रही है। देखिए, दो बातें आई हैं इस पीरियड में 2014 के बाद, जो अखर रही हैं लोगों को, यहां भी अखर रही हैं और बाहर भी। पहली चीज है सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ ये कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। सबका साथ का मतलब इगेलिटेरियन सोसाइटी, समरस समाज, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे उनका काम बनने वाला नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे। ये उनके लिए एक तरह से समझो डेथ नेल है। इसलिए सबका साथ उनको पसंद नहीं, सबका विकास भी पसंद नहीं है उनको। सारा देश विकास करे, सब लोग विकसित रहें, तो इससे उनके अपने स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं। ये सबका साथ, सबका विकास उनको बहुत परेशान करता है। दूसरी एक नई चीज जो आई है, जिससे अंदर भी परेशानी है बाहर भी, वो है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ सफिशिएंट इंडिया। इसमें भी बहुत परेशानी है लोगों को, बाहर ज्यादा परेशानी है कि अगर भारत सेल्फ सफिशिएंट बन गया, ये 1.5 अरब आबादी वाला देश, जो इतनी बड़ी मार्केट है हमारी, ये हमारी मार्केट नहीं रहेगा और हम नुकसान में रहेंगे। भारत अगर शक्तिशाली हो गया, ये एक सुपर पावर बन जाएगा हर फील्ड में। इसलिए भारत के हर पॉलिटिकल मूव का विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले भारत में बैठे हैं और उनका समर्थन करने वाले बाहर बैठे हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, हमारा नौजवान, हमारा युवा ये जानता है। इसलिए जो इंडियन माइंड है इस वक्त का, उसके लिए परीक्षा की घड़ी है। उसको ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसमें नहीं आना। ये जो साजिशें की जा रही, कंस्पिरेसीज की जा रही हैं, कभी शाहीन बाग को लेकर कंस्पिरेसी खड़ी हुई, अभी ये थोड़े से हमारे किसान भाइयों को भड़का के वहां बिठाया है सड़क पर, उनको लेके कंस्पिरेसी हो रही है। इसके लिए कनाडा इंटरेस्टेड क्यों है, इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज इंटरेस्टेड क्यों है, क्यों वो साथ दे रहे हैं, क्यों इसके लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं? हमारा इंडियन माइंड इस चीज को समझना चाहिए। और हमारा ठीक सर। ये जो इंडिया का माइंड है इस वक्त नौजवानों में है, क्योंकि भारत जो है नौजवानों का देश है। हमारे नवयुवक को समझने की जरूरत है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया, वो डिस्कशन करता है, वो बोलता है, वो डिबेट करता है, लेकिन उसको डिबेट या डिस्कशन में ही नहीं छोड़ना है, वहां से आगे जाना है, उस चीज की खोज खबर करनी है और उसकी परीक्षा करनी है। ये मेरे अपने नौजवान दोस्तों से ठीक आग्रह रहेगा। उसके बाद वो अपना निर्णय कायम करे, ठीक अपना निर्णय दे। जी थैंक यू सर, और हम कोशिश करेंगे कि हम भी डिस्कशन तक नहीं रहें और इस डिस्कशन को आगे लेके जाएं, और वी विल ट्राई टू ब्रिंग हाँ यू ठीक अगेन है। ऑन आवर प्लेटफॉर्म। हाँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं दोबारा जरूर बुलाऊं। जरूर। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके आज, हाँ जरूर बोले। एंड थैंक यू सो मच सर। ठीक है, So धन्यवाद। friends, thank you for watching this video. हाँ Please ठीक है। like, share and subscribe so you can get more videos like this, and आपको पता चले कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है जम्मू एंड कश्मीर में। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद।